तो एनिमे की शुरुआत होती है और हम एक जानवर को देखते हैं जो कि एक डेंजुंग के अंदर होता है, पर असल में ये एक इंसान था पहले। इसे यहाँ पे इसके साथियों ने धोखा देके इसे मार गिराया। उसके बाद उसे यहाँ पे उन लोगों ने चट्टान से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। पर ये इस दुनिया में दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया है और ये इस बात को समझ जाता है। तब ये अपने सिस्टम को देखता है, जिससे इसे पता चलता है ये एस रैंक का बेनमुद बन चुका है, यानी कि एक ऐसा जानवर जो कि पूरे एक टाउन को अकेले ही खत्म कर सकता है। पर ये सोचता है कि पहले लाइफ में वो एक नाइट हुआ करता था जो कि इंसानों को बचाया करता था, अब वो एक बेनमुद बन चुका है। पर जब ये एक तालाब में अपना चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है ये बेनमुद तो है, पर वो एक बिल्ली जैसा दिखता है। हमें फिर इस डेंजुंग के टाउन के एक ओवरव्यू दिया जाता है जहाँ पे ये अभी है। सीन फिर एक लड़की के यहाँ जाता है जिसका नाम मारिया होता है और वो एक एल्फ है, साथ ही साथ वो एक एडवेंचरर भी है। वो अपने रूम में जाती है जहाँ पे वो अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बाद वो अपने एडवेंचरिंग के कपड़े पहन के बाहर निकल जाती है ताकि वो डेंजुंग को क्लियर कर सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। वहीं पे हम इसे देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं जैसा भी हूँ कम से कम मुझे सेकंड लाइफ में एक चांस तो मिला। उतने में इसे एक स्लाइम दिखता है जो कि ई रैंक का होता है। इसे देख के ये इसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? क्या मुझे खाना इतना आसान नहीं है क्योंकि तुम ई रैंक के हो। ये फिर अपने स्किल्स को देखने लग जाता है जहाँ पे इसके पास फायर, वाटर और वेनम और इसी के साथ रॉक एलिमेंट होता है। ये इनका यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके सिर्फ एक ही हमले से ये स्लाइम यहाँ पे मारा जाता है, जिसके बाद इसे यहाँ पे भूख लगने लग जाती है। ये सोचता है कि देखा जाए तो मैं इस लाइफ में आने के बाद एक बार भी खाना नहीं खाया, और भूख लगने की वजह से वो स्लाइम को खाने लग जाता है, जिसका टेस्ट इसे काफी अच्छा लगता है। इसे खाने के बाद इसे स्टोरेज मिल जाती है जो कि इसे इसका सिस्टम बताता है। इसके बाद ये अपने स्टोरेज को यूज करके देखता है जिसमें ये स्लाइम को रख देता है और ये कहता है ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। वहीं पे हम यहाँ पे आर्या को देखते हैं जो कि डेंजुंग की यहाँ पे आ चुकी होती है। और अगर आप में से कोई भी यहाँ पे एनी वर्ल्ड में न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि एडवेंचर यहाँ पे डेंजुंग में जाता है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। वहीं पे हम यहाँ पे डेंजुंग के अंदर देखते हैं जहाँ पे हम एक वाइबन को देखते हैं जो कि इसके सामने होता है और ये इसे मार गिराता है, जिसके बाद वो इसे खाने लग जाता है। इसे खाते ही यहाँ पे इसे एक और नई स्किल मिल जाती है जो कि फ्लाइट होती है, जिसका यूज करके ये यहाँ पे उड़ सकता है। इसके बाद इसकी मुकाबला यहाँ पे एक मॉनिटर से होता है जो कि सी रैंक का होता है। ये इसे भी मार गिराता है और इसे मारने के बाद इसके पास दो स्किल आ जाती है, एक फायर बॉल और एक आइस स्किल। इसका मुकाबला ऐसे करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर से होती है जिन्हें मार के ये उनकी स्किल लेने लग जाता है, जिनमें से एक आयरन बॉडी भी होती है जो कि इसने गोलम को मार के ली होती है। वहीं पे ये आगे बढ़ता है तो इसे एक ट्रेजर दिखता है। उसे देख के ये काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि पिछली लाइफ में एज अ नाइट इसे कभी भी ट्रेजर नहीं मिला होता है। ये उस बॉक्स के पास चले जाता है, पर असल में तो ये एक टेलीपोर्टेशन वाली चीज होती है, जिस वजह से ये एक अपर लेवल में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने एक अर्थ ड्रैगन आ जाता है जो कि इसी की तरह एस रैंक का होता है। वो यहाँ पे इसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी इस जगह में इन्वेड करने की, मैं आज तुम्हें मार गिराऊंगी। इसके बाद ये यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इस हमले से इस अर्थ ड्रैगन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो इसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक चींटी समान हो और आज मैं तुम्हें एक ऐसे सबक सिखाऊंगी तुम यहाँ पे इस सबक को कभी भी नहीं भूल पाओगे, वो है मौत। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देती है जिससे इसे काफी नुकसान होता है अपने मैजिक यूज करने के बावजूद। पर अर्थ ड्रैगन देखती है कि वो अभी भी जिंदा होता है, इस वजह से ये दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देती है और मौका देखते ही ये अर्थ ड्रैगन के हाथ में हमला कर देता है, जिससे उसे चोट पहुंच जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है। और ये मौका देखते ही ये अपनी सारी स्किल का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये इस डेंजुंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है, पर ज्यादा चोट लगने की वजह से ये ऐसा कर नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे आर्या इसे देख लेती है और इसे देखते ही ये इसे घर ले आती है और इसकी मरहम पट्टी कर देती है। कुछ ही देर में इसे होश आ जाता है और ये सोचता है ये कहाँ पे है। तभी यहाँ पे आर्या आ जाती है जिसके हाथ में खाना होता है और वो इसे कहती है कि लगता है तुम फाइनली उठ चुके हो। ये यहाँ पे सोचता है कि लगता है उसे आइडिया नहीं है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, वो मुझे एक बिल्ली समान समझती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्या यहाँ पे इसकी मरहम पट्टी देखने लग जाती है कि ये यहाँ पे इसकी चोट रिकवर हुई है कि नहीं। हमें फिर एक टाइम लैप्स दिखाया जाता है जहाँ पे ये आर्या के साथ ही रहता है और आर्या इसकी अच्छे से ख्याल रखती है। ये आर्या के अब काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और इसका आर्या काफी अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ये इसकी कई नई चीजें डिस्कवर भी करती है जिससे वो थोड़ी एम्बेरस भी होती है। कुछ दिन के बाद आर्या यहाँ पे एडवेंचरिंग के लिए बाहर निकल जाती है और इसे कह के जाती है कि वो घर में ही रहे। ये हमें बताता है कि आर्या इसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही है, इस वजह से ये यहाँ पे काफी जल्दी रिकवर भी हो गया। वो इसे खाना भी देती है और ये अब फैसला कर चुका है कि आर्या इसकी इस लाइफ में मास्टर बनेगी।
पर यह आर्या के साथ एडवेंचरिंग के लिए ड्रेंजुंग में आ जाता है क्योंकि इसे परवाह होती है कि कहीं यहाँ पे कुछ गॉब्लिन उसके साथ शरारत ना कर दे। इसी वजह से हिडन प्रोटेक्टर की तरह वो उसके साथ जा रहा है ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। तभी हम देखते हैं कुछ 3 गॉब्लिन्स आर्या के सामने आ जाते हैं, पर आर्या इनके ऊपर हमला कर देती है। आर्या के सामने ये लोग कुछ भी नहीं होते और ये एक एक करके 2 गॉब्लिन्स को मार गिराती है, पर एक गॉब्लिन्स यहाँ पे इसके ऊपर चुपके से हमला कर देता है। वो यहाँ पे फायर बॉल का यूज करता है जो आर्या देख नहीं पाती, और इससे पहले यहाँ पे आर्या को कुछ भी हो पाता ये यहाँ पे आर्या को धक्का दे देता है, जिस वजह से यहाँ पे आर्या की जान बच जाती है। इसके बाद ये उस गॉब्लिन के ऊपर भी हमला कर देता है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर इसे यहाँ ऐसा देख ये सोचती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे तो घर पे होना चाहिए था। आर्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, पर वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचती। इसके बाद ये लोग घर वापस जाने लग जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं आर्या इसे काफी अच्छी जगह पे सहला रही होती है, जिससे इसे काफी मजा आ रहा होता है। हम फिर कुछ देर के बाद एडवेंचर गिल्ड के यहाँ देखते हैं, जो कि कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे होता है। ये दोनों एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं ताकि मॉन्स्टर्स को मारने के बदले में आर्या यहाँ पे पैसे विड्रॉ कर सके। तभी यहाँ पे कुस्मान नाम के एक आदमी आ जाता है, जो कि काफी बदमाश आदमी होता है। ये यहाँ पे इसे कहता है कि मैं तुमने एक बार पूछ चुका हूँ ना, तुम इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हो क्या? ये इसे कहती कि नहीं, मैं अभी तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। ये फिर इसकी प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाने लग जाता है, पर तभी ये इसके हाथ में काट देता है, जिस वजह से कुस्मान को दर्द होने लग जाता है और ये इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह के बीस्ट है। तभी ये इसकी मुंह पे चढ़ के इसकी मुंह पे स्क्रैच मार देता है, जिससे कुस्मान को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो काफी प्राउडली आर्या के बूथ में जाके बैठ जाता है ताकि वो दिखा सके कि आखिरकार बॉस कौन है। तभी यहाँ पे आनरोल नाम का एक आदमी आ जाता है, जो कि गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट होता है और वो उसी के साथ फॉर्मल एडवेंचर भी रह चुका है, जो कि बी रैंक का है। वो इसे कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारी मुझे कंप्लेंट ऊपर वालों से करनी पड़ेगी क्या? इसकी बात सुन के ये यहाँ से भाग जाता है। ये फिर आनरोल्ड का शुक्रिया करती है, पर वो इसे कहता है कि कोई नहीं, तुम मेरी मदद कभी भी मांग सकती हो अगर वो तुम्हें दोबारा से परेशान करे तो। इसके बाद ये इसे कहता है कि तुम सचमुच एक नाइट की तरह हो, तुमने यहाँ पे आर्या को प्रोटेक्ट किया। आर्या से बताती है कि हाँ, इसने आज मुझे 2 बार बचाया है। ये फिर इसका नाम तामा रखती है। आनरोल्ड फिर यहाँ पे आर्या को उसका रिवॉर्ड देता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हारा जल्दी ही प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद आर्या यहाँ पे तामा को छेड़ने लग जाती है, जिससे तामा को काफी मजा आ रहा होता है। वो यहाँ पे उसकी काफी अच्छी जगहों पे हाथ लगा रही होती है और इससे इसे काफी अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये अपने आप को चाटने लग जाता है, जो कि बिल्लो की आदत होती है। पर आर्या ड्रंक में इसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा मतलबी हो तामा, तुम मेरे पास नहीं आ रहे, तुम अपने मास्टर को कंसोल नहीं करे। अगर तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड रहा तो मैं तुम्हें अपने साथ बात लेने नहीं दूंगी। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि मैं एक नाइट हूँ, मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता, मैं लड़कियों के चेंजिंग रूम में नहीं जा सकता। वहां पहुंचने के बाद ये सोचता है कि मैं औरतों के साथ बात में नहीं जा सकता। इसके बाद ये सोचता है कि नहीं, मैं अपने मास्टर की साइड कभी भी नहीं छोड़ सकता। इसके सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन भी बदल जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये से कहती है कि तामा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी ताकतवर बन पाऊंगी? ये फिर अपनी कहानी बताने लग जाती है कि इसके टाउन में एक बार मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तभी स्वॉर्ड सेंट इसके टाउन में आई, जिसने यहाँ पे उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उन सभी को मार गिराया और उसने स्वॉर्ड सेंट से कहा कि मैं एक दिन उसकी जितनी ताकतवर बनूंगी। तामा सोचता है कि मैंने स्वॉर्ड सेंट अलीशा के बारे में सुना तो था अपने पास लाइफ में, पर मुझे पता नहीं था कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। तामा फिर आर्या को किस करता है ताकि वो उसे कंसोल कर सके। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आर्या टाउन में घूम रही होती है और हम देखते हैं कि आर्या टाउन में काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। पर जैसे ही वो एडवेंचर गिल्ड में आती है तो कुस्मान उसे परेशान करने लग जाता है। वो इसे बताता है कि मैं ऑर्डर लेके आया हूँ ताकि हम इस बिल्ली को मार सके और ये यहाँ पे एक बैरन से है तो इसका ऑर्डर इसे मानना ही पड़ेगा। इसके बाद सुन के आर्या कहती कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे तामा को मारने नहीं दूंगी, वो काफी अच्छा जानवर है, उसमें तुम्हारी गलती थी। तभी कुस्मान कहता है कि हम इस चीज को ड्यूल के साथ भी सुलझा सकते हैं, पर हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो हम ड्यूल के लिए चल सकते हैं। इसके बाद सुन के सभी लोग समझ जाते हैं कि आर्या को फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर आर्या यहाँ पे तामा को बचाने के लिए इसकी ड्यूल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है। ये लोग फिर ड्यूल वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे आनरोल्ड इन दोनों को ड्यूल के यहाँ पे रूल्स बता देता है। तभी कुस्मान चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि कोई इसका साथ दे ताकि एक फेयर फाइट की तरह लगे, ना कि यहाँ पे एक वन साइडेड बैटल, पर कोई भी यहाँ पे सामने नहीं आता। तभी कुस्मान देखता है कि तामा यहाँ पे आर्या का साथ देने के लिए सामने आ जाता है और इस चीज की मंजूरी आनरोल्ड और आर्या दोनों ही दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे आनरोल्ड जैसे यहाँ पे ओके करता है तो तामा कुस्मान की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके।
लिए। पर कुजमा इससे ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता। अगर इसने अपनी स्किल का यूज कर दिया तो वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा और बिना स्किल के इसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उतने में यहाँ पे आर्या भी कुजमान के ऊपर हमला कर देती है, पर कुजमान काफी आसानी से इसके हमले को डॉज कर देता है और इसे नुकसान पहुंचा देता है और इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है क्या। ये फिर यहाँ सोचने लग जाते हैं कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये इसके मास्टर को हरा देगा। आर्या फिर अपने वेपन की मदद से कुजमान के ऊपर हमला कर देती है, पर कुजमान यहाँ पे काफी ताकतवर होता है। वो इसे कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाने पड़ेगा कि तुम्हें कैसा बिहेव करना चाहिए। ये फिर आर्या के ऊपर एक वार करने लग जाता है, जिसकी वजह से आर्या इसके सामने नहीं टिक पाती और उसकी तलवार दूर जाके गिर जाती है। कुजमान के मुंह से फिर पानी टपकने लग जाता है और वो इसे कहता है कि आर्या अब तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज तामा देख रहा होता है। वो सोचता है क्या मुझे अपनी स्किल का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। वही कुजमान कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि अब तुम मेरे सामने नहीं जीत सकती। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी यहाँ पे तामा आ जाता है जो कि अपनी आयरन बॉडी का यूज करता है, जिस वजह से इसकी तलवार टूट जाती है और वो उसी के साथ एथर हैलो का यूज करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे काफी दूर जाके गिरता है। इसे यहाँ पे काफी ज्यादा चोट आती है और ये यहाँ पे पेड़ में लटक जाता है। उतने में यहाँ पे एक तलवार इसके प्राइवेट पार्ट में आके लग जाती है, पर तामा को स्किल का यूज करते देख सभी लोग हैरान होते हैं और इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। वही तामा सोच रहा होता है बेशक ये लोग मुझे मार दे, पर कम से कम मैंने अपने मास्टर को तो बचा लिया, मैंने अपने नाइट के तौर पर अपना फर्ज निभा दिया है। वहीं पे यहाँ पे आंडोल कहता है कि अगर ये इंसानों की भाषा समझ सकता है और ये एलिमेंट यूज कर सकता है तो इसका मतलब ये एलिमेंटल कैट है। इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि तामा यहाँ पे एक बीस्ट है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो एक एलिमेंट कैट है जो कि यहाँ पे मैजिक का यूज कर सकता है। आंडोल्ड फिर आर्या को इस ड्यूल का विनर घोषित कर देता है। हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ तामा हमें बताता है कि वो एक बैनमुत है जो कि एस रैंक का है और इस लड़की ने गलती से उसे एक बिल्ला समझ लिया है, पर वो इसी एल्फ गर्ल के साथ रहेगा एक पेट की तरह। तामा को ये लाइफ काफी अच्छी लग रही होती है क्योंकि वो काफी अच्छी जगह पे बैठा होता है, उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम आर्या को देखते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे तामा चढ़ा हुआ होता है। यहाँ पे आर्या उसे गुड मॉर्निंग कहती है। इसके बाद तामा यहाँ पे उसके कान में यहाँ पे गुदगुदी करने लग जाता है, पर इससे आर्या का यहाँ पे मूड बन जाता है और वो तामा को कहती है क्या तुम दोबारा से वो चीज कर सकती हो क्या। ये यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिर क्या ये किस तरह की एल्फ है। इसके बाद तामा हमें बताता है कि वो एक समय पे यहाँ पे नाइट हुआ करता था, पर मरने के बाद कुछ कारणों की वजह से उसका रीइंकार्नेशन हुआ है एस रैंक की मॉन्स्टर बैनमुद के तौर पर उसके बावजूद उसे यहाँ पे एक बिल्ली समझ लिया गया और उसे एक पेट की तरह उसकी यहाँ पे मालिक ने रख लिया और उसने कसम खा ली कि वो किसी भी हाल में अपने मास्टर को हमेशा बचा के रखेगा। सीन फिर ब्लैक स्मिथ वोल्कैन के स्टोर के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम वोल्कैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक तलवार को सिर्फ पीटे जा रही होती है ताकि वो उसे अच्छे से बना सके। यहाँ पे आर्या तामा को लेकर आ जाती है और उससे यहाँ पे बात करने लग जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पे वोल्कैन आ जाती है जो कि एक ब्लैक स्मिथ प्लस यहाँ पे सी रैंक एडवेंचर है। वोल्कैन यहाँ पे तामा को देख के कहती है कि मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, क्या ये वही है क्या। आर्या इसे कहती है कि हाँ ये तामा है, ये बेबी एलिमेंट कैट है जिसे मैंने अपने पेट के तौर पर लिया है। ये इसे कहती है ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे यहाँ पे होल्ड कर सकती हूँ क्या। ये कहती कि हाँ। इसके बाद जब ये इसे होल्ड कहती है तो इसे कहती कि मेरा ऐसे ही सपना है कि मुझे भी ऐसी एक कैट मिले। पर यहाँ पे तामा सोच रहा होता है कि मैं एक नाइट हुआ करता था, पता नहीं मास्टर के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वोल्कैन फिर इसे कहती है कि मैं अभी तुम्हारे वेपन के ऊपर काम कर रही थी। तो ये इसे कहती है कि वोल्कैन क्या तुम यहाँ पे तामा के लिए एक आर्मर बना सकती हो क्या। ये इसे कहती है कि क्रीचर आर्मर ये तो काफी बढ़िया रहेगा, मैं अभी उसके ऊपर काम शुरू कर देती हूँ। और हम देखते हैं ये तामा का मेजरमेंट लेके उसके लिए यहाँ पे बनाने लग जाती है। पर तामा एक ग्रोइंग कैट है तो उसी हिसाब से इसके लिए यहाँ पे इसे आर्मर बनाना पड़ेगा ताकि भविष्य में उसे उससे सूट कर जाए। और कुछ देर के बाद तामा के लिए वो उसकी यहाँ पे आर्मर बना देती है और इसे कहती है कि मुझे इसके लिए आर्मर बना के काफी अच्छा लगा, ये इसमें काफी अच्छा लग रहा है। वही तामा सोच रहा होता है कि ये क्राफ्टिंग काफी अच्छा करती है, भविष्य में मैं भी इसकी काफी मदद करूंगा। ये फिर इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड को काफी लाइट तो कर दिया पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ज्यादा लाइट कर सकती हूँ। आर्या कहती कि हाँ तुमने इसे काफी बार रिफॉर्ज किया पर ये मुझे सूट नहीं कर रहा। ये फिर इसे कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग यहाँ पे एक पार्टी क्यों फॉर्म नहीं करते। जब मैं देख लूंगी कि आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है स्वॉर्ड को यूज करने में तो मैं उसे यहाँ पे अच्छे से बना पाऊंगी। ये लोग फिर यहाँ पे डैंजुंग में आ जाते हैं जहाँ पे वोल्कैन यहाँ पे एक ही वार से यहाँ पे गॉब्लिन्स को हरा देती है। ये देख के ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि वोल्कैन सचमुच काफी ताकतवर होती है। उतने में एक गॉब्लिन यहाँ पे वोल्कैन के ऊपर अपने फायर अटैक कर देता है पर वोल्कैन को कुछ नहीं होता, वो
वो यहाँ पे एन्चेंटमेंट का यूज करती है, जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वो दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देती है और सिर्फ एक ही वार से ये गॉब्लिन यहाँ पे मारा जाता है। वल्कन फिर से कहती है कि चलो इसे रैप अप करके तुम्हारी स्वॉर्ड की टेस्टिंग करते कि आखिरकार तुम्हारी स्वॉर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उतने में यहाँ पे एक और कहा जाता है तो वल्कन इसे कहती है कि आर्य अब तुम्हारी बारी है। ये इसे कहती है क्या, पर वो सचमुच काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, पर इसके बावजूद आर्य अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देती है। पर वॉर्क जो है वो ताकतवर होता है और आर्य की जो स्पीड है वो काफी स्लो होती है इन स्वॉर्ड्स की वजह से। इसी वजह से वॉर्क इसके ऊपर हमला करने लग जाता है, पर उससे पहले तामा यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके इसे बचा लेता है और मौका देख के आर्य इसके सर पे ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से और मारा जाता है। वल्कन फिर से कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हारी स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा भारी है, इसी वजह से तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो रही है। ये से कहती है क्या तुम मुझे और बता सकती हो क्या जिस वजह से मैं ताकतवर हो सकूं। ये से कहती कि ठीक है, पर उसके लिए हमें अगले फ्लोर में जाना पड़ेगा और एक परफेक्ट मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा। और ये लोग यहाँ पे एक डी रैंक के रोपर मॉन्स्टर को चुनते हैं जो कि इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। इसे देख के आर्या कहती है कि वोल्कन क्या मुझे सचमुच इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा क्या। ये से कहती है कि हाँ। वही तामा सोच रहा होता है ये तो एक रोपर्स है जो कि काफी खतरनाक होते हैं और अगर इन्होंने यहाँ पे आर्या को पकड़ लिया तो वो उसके साथ काफी अजीब चीजें कर सकती है। वोल्कन फिर यहाँ पे आर्या को समझाती है ये मॉन्स्टर यहाँ पे तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर ये यहाँ तुम्हें टॉर्चर कर सकते हैं। तब यहाँ पे आर्या इस चीज के लिए मान जाती है और तामा को कहती है कि तुम मुझे बस देखना। और हम देखते हैं आर्या इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, पर यहाँ पे इसकी स्वॉर्ड की वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है और वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी चक्कर में आर्या की जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पे उसके हाथ से गिर जाती है, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम आ रही होती है इनसे लड़ने में। और ये देखे वोल्कन यहाँ पे उसे 2 चाकू पकड़ा देती है, जिस वजह से यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ जाती है और वो एक मॉन्स्टर को मार गिराती है। इसके बाद ये दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाती है जिसमें इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और ये देख के यहाँ पे वोल्कन कहती है कि मुझे लगा ही था कि नाइफ उसे ज्यादा सूट करते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पे जो आर्या है वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और उसके यहाँ पे टेंटिकल्स काट देती है। पर ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उसके अंदर से यहाँ पे काफी मिल्क निकलता है जो कि आर्या के ऊपर गिर जाता है और उसे काफी अजीब लगता है। और ये देख के ये से कहती है कि ये करने का हक सिर्फ तामा को है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। इसके बाद आर्या अपनी स्पेशल मूवमेंट का यूज करके इसे यहाँ पे टुकड़ों में बांट देती है और ये मॉन्स्टर मारा जाता है। वोल्कन फिर यहाँ पे तामा को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, पर तभी तामा यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खा के नए स्किल पाने की कोशिश करता है और इनमें यहाँ पे इसके पास स्किल भी आ जाती है रोपर की। पर इसमें सबसे ज्यादा खास होता है क्रॉस ब्रीड जो कि काफी स्पेशल है। इस बारे में आपको आगे पता चलेगा कि ये क्या है। वही आर्या यहाँ पे इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए कह रही होती है कि ये हक सिर्फ तामा को है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। इसे ऐसी हालत में देख के वोल्कन और तामा काफी ज्यादा शौक में होते हैं। ये फिर से बताती है कि दरअसल उसने स्वॉर्ड सेंध को देख के यहाँ पे स्वॉर्ड को लिया था, पर उसे कभी नहीं पता था कि उसके लिए यहाँ पे नाइफ बेटर है और ये सचमुच काफी ज्यादा यूजफुल है इसके लिए। ये चीज देख के वोल्कन कहती कि इसका मतलब हम और भी ज्यादा डंजन के अंदर जा सकते हैं ना। ये से कहती क्या। कुछ देर के बाद ये लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे फिलोसोफर स्टोन रखा होता है, जिस वजह से यहाँ मॉन्स्टर नहीं आते और यहाँ पे नहाने की भी जगह होती है, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पे कपड़े खोल के तामा के साथ नहाने लग जाते हैं। तामा सोचता है कि वो एक नाइट है और वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता, वो इन दोनों के साथ नहीं नहा सकता, पर फिर भी इसे नहाना पड़ता है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। आर्या फिर से पूछती कि तुम्हारी यूजुअल पार्टी का क्या हुआ, तुम तो हमेशा उनके साथ रहा करती थी ना। ये से बताती कि दरअसल उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिस वजह से चीजें ऑकवर्ड हो गई और यहाँ पे हमें पार्टी को डिसमेंटल करना पड़ा। पर आर्या जैसे कि तुम्हें पता है कि एलिमेंट कैट जो है वो क्रॉस ब्रीड कर सकती है दूसरे क्रिएचर्स के साथ। इसके बाद सुन के तामा कहता है कि क्रॉस ब्रीड, हाँ इस बारे में मैंने तो अपने सिस्टम में सुना था। और ये चीज देख के हैरान होता है कि दूसरे क्रिएचर्स के साथ क्रॉस ब्रीड कर सकता है। वोल्कन फिर से कहती कि तामा जब ग्रो हो जाएगा तो वो गर्मा गर्मी में पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दे, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। पर तामा कह रहा होता है कि नहीं, मैं कभी ये नहीं करूंगा। पर आर्या वोल्कन को कहती है कि ये सुनने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ये फिर तामा को पकड़ती है और उसे कहती कि तामा तुम जल्दी बड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम देना चाहूंगी। इसकी बात सुन के वोल्कन कहती कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी दोस्त ऐसी होगी। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे सी रैंक के मिनोटॉर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी चीज की रखवाली कर रहा होता है। इसे देख के यहाँ वोल्कन कहती कि आर्या तुम उसके ऊपर हमला कर सकती हो, मैं तुम्हें बैकअप दूंगी। और वो ऐसे ही करती है, वो अपनी चाकू की मदद से इसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो अकेली काफी नहीं होती। तो यहाँ पे वोल्कन भी उसका साथ देने के लिए आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। उतने में आर्या भी यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देती है, पर ये काफी ताकतवर होता है और उसके एक हमले से यहाँ पे चट्टान यहाँ वोल्कन की तरफ गिरने लग जाती है। पर इससे पहले उसके ऊपर वो गिरते तामा यहाँ पे आ जाता है जो कि अपनी मैजिक का यूज करके उन चट्टानों को दूर फेंक देता है। उतने में यहाँ पे आर्या भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसके छाती को फाड़ देती है, जिस
वजह से वो मारा जाता है। पर आर्या को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने एक सी रैंक के मॉन्स्टर को हराया है। वह वोल्कन यहाँ पे तामा से काफी इंप्रेस हो चुकी होती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। ये दोनों फिर आर्नोल्ड के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे मिनोटोर को हराया है। और ये देख के आर्नोल्ड आर्या की तारीफ करता है और उसे कहता है कि जब तुम पहली बार इस शहर में आई थी मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतनी ताकतवर बन जाओगी। ये दोनों फिर अपनी जीत की खुशी पे यहाँ पे एक दूसरे को पार्टी देती है और ये दोनों काफी खुश होती है। और आर्या वोल्कन का शुक्रिया करती है आज जो कुछ भी यहाँ पे उसने उसके लिए किया होता है। वोल्कन इसे कहती कि तुमने भी मेरे लिए काफी कुछ किया और मुझे सचमुच तुम्हारे साथ काफी मजा आया, पर मैं सोच रही थी कि हम तीनों मिलकर यहाँ पे एक असली पार्टी को फॉर्म क्यों नहीं कर लेते, उसमें मुझे काफी मजा आएगा और मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ ताकतवर बन पाऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पे तामा का जो यहाँ पे आर्मर है उसे भी मैं यहाँ पे मेंटेन कर पाऊंगी। इसके बाद सुन के आर्या इससे कहती कि ये चीज मैंने पहले कभी भी नहीं की, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे काम करते हैं। उतने में यहाँ पे तामा इन दोनों का हाथ पकड़ के यहाँ पे एक साथ रख देता है और अपना भी हाथ इनके ऊपर रख देता है और एक पार्टी फॉर्म कर लेता है। आर्या फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये से कहती कि आज हम पूरी रात ड्रिंक करेंगे और एंजॉय करेंगे। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं और उनके बीच में यहाँ पे तामा होता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस चीज में फंस गया। दोनों तरफ यहाँ पे बलून्स होते हैं। तभी सिस्टम इसे बताता है कि सेकंड फॉर्म में अभी इवॉल्व हो सकता है अगर ये चाहे तो। ये चीज देख के तामा सोचता है कि क्या ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब अगर मैं पूरी तरह इवॉल्व हो गया तो मैं सचमुच एक बड़ा ताकतवर वेनूत मच जाऊंगा और मेरा सेकंड फॉर्म शायद हो सकता है इससे थोड़ा खतरनाक हो और इससे थोड़ा बड़ा हो। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी मास्टर के साथ मैं अपनी लाइफ अभी एंड कर दूं। मैं यहाँ पे अपने मास्टर के साथ घूमना चाहता हूँ और वो ऐसे ही करता है, वो इवॉल्व होने के ऑप्शन को छोड़ देता है। हम फिर एक दिन देखते हैं जहाँ पे आर्या और तामा कुछ खाने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों को भूख लगी होती है। उतने में ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो एक छोटी बच्ची होती है। यहाँ पे आर्या इन दोनों से कहती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर जैसे ये दोनों यहाँ पे तामा को देखते हैं उसे वो लोग पहचान जाते हैं कि ये यहाँ पे एलिमेंट वाला कैट है जिसने यहाँ पे कसमस को हराया है। ये चीज देख के ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और डर के मारे इन दोनों से माफी मांग के यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब आर्या उस बच्ची से बात करती है तो उसे पता चलता है उसका नाम लाला है और वो एक यहाँ पे ऑर्फन है। इसके बाद सुन के आर्या से कहती कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। ये फिर यहाँ पे इसे चर्च के यहाँ ले आती है जहाँ पे और भी इसके जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि आर्या को देख के उसके पास आ जाते हैं। इसका मतलब वो सभी बच्चे आर्या को जानते हैं। आर्या फिर यहाँ की नन से बात करते है, उसे सारी चीजें बता देती है और नन उस बच्ची को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही साथ वो बच्ची भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। उसे ये चर्च काफी पसंद आया होता है। वही तामा आर्या को ये करते हुए देख ये फैसला कर लेता है कि वो हमेशा आर्या को सपोर्ट करेगा चाहे वो काम से रिलेटेड क्यों ना हो। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे तामा कहता है कि मेरे आंखों के सामने जो नजारा है वो सचमुच काफी बढ़िया है, पर एक नाइट के तौर पर मुझे ये नजारा नहीं देखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग फिर आर्नोल्ड के पास आ जाते हैं और यहाँ पे आर्नोल्ड एक पटाखा फोड़ता है और इसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम एक सी रैंकर बन चुकी हो, तुमने काफी मेहनत की है। इसकी बात सुन के ये काफी ज्यादा खुश होते हैं और वोल्कन इसे कांग्रेट्स करती है। आर्नोल्ड फिर इसे कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इतने बढ़िया प्रोग्रेस करोगी, तुम सचमुच एक काफी बढ़िया एडवेंचर बनने वाली हो। तब ये लोग देखते कि काफी सारे एडवेंचरर को इसके टेबल के यहाँ पे आ चुके होते हैं जो देख के आर्या से पूछती कि ये सब क्या है। आर्नोल्ड से कहता है कि मेरे हिसाब से ये इमरजेंसी क्वेस्ट है। दरअसल मैंने बात सुनी है कि लेनहार्ड नाम के एक टाउन में काफी सारे लोग यहाँ पे अचानक से गायब हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये काम शायद से डीमंस का है। डीमंस काफी आबादी में वहाँ पे आ रही है और वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं और इंसानों की इसकी कोई भी खबर नहीं है। पर सुनने में आया ज्यादातर यहाँ पे बच्चे और बूढ़े लोग गायब हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसकी बात सुन के आर्या कहती है कि आर्नोल्ड मुझे तुम बता सकते हो कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे एडवेंचरर्स को इसको लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तभी आर्नोल्ड इन्हें बताता है कि दरअसल आसपास की टाउन से खबर आई है कि लोग उस जगह से गायब हो रहे हैं और इसके पीछे कहा जा रहा है कि डीमंस का हाथ है। इसकी बात सुन के आर्या कहती है कि मुझे क्या तुम डिटेल में बता सकती हो क्या आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी वोल्कन इसे कहती है क्या तुम वहाँ पे जाना चाहती हो क्या। ये से कहती है कि हाँ, अगर हमने वहाँ पे जाके उन्हें नहीं रोका तो और भी विक्टिम आते जाएंगे। तभी यहाँ पे आर्नोल्ड इसे बताता है कि कुछ नाइट का ग्रुप तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है, वो तुम्हारा साथ देगा। और हम देखते हैं यहाँ पे सेड्रिक नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि आर्या और बाकी लोगों का साथ देने वाला है। ये यहाँ की ड्यूक का एल्डेस्ट सन होता है, इसका नाम सेड्रिक होता है। सेड्रिक को देख के सभी लोग इसकी वाहवाही कर रहा होता है। वही सेड्रिक वोल्कन को कहता है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। वो इसे कहती है कि हाँ। तभी आर्या से पूछती है क्या तुम इसे जानती हो क्या। ये इसे कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। आर्या फिर से कहती है कि सर सेड्रिक, ये सुन के अच्छा लगा कि आप हमारे अकाउंटेंट्स हो। ये इसे कहता है कि मुझे
फॉर्मली बात मत करो क्योंकि हम एक ग्रुप में ही होने वाले हैं। वही तामा यहाँ पे सेड्रिक को देख रहा होता है और वो हमें बताता है कि दरअसल सेड्रिक रून जो है वो इस वजह से जाना जाता है। दरअसल काफी समय पहले इंसानों और डीमंस के बीच में लड़ाई छिड़ गई जिसे रैग्नारॉक के नाम से जाना जाता है। तभी एक यंग मैन आया जिसे ग्रैंड मैजिशियन कहा जाता था। उसने यहाँ पे शांति ला दी। उसके ग्रुप में सेड्रिक भी था जिस वजह से उसका नाम यहाँ पे उछल गया। वो काफी अच्छा इंसान है। आर्या फिर से पूछती है कि हमारा ग्रुप छोटा नहीं है मॉन्स्टर और डीमन से लड़ने के लिए। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी हमारे और भी पार्टी मेंबर्स है जो कि हमें ज्वाइन करेंगे। वो आनरोल्ड यहाँ पे सेड्रिक से चिपक रहा होता है तो सेड्रिक उसे ये करने के लिए मना करता है। ये देख के आर्या कहती है कि कहीं ये दोनों उस चीज में तो नहीं है ना। वोल्कन इसे कहती है कि हाँ ये दोनों उसी चीज में है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्या तैयार हो जाती है, पर तामा इसकी दिल की धड़कन सुन के समझ जाता है कि वो काफी नर्वस है क्योंकि ये पहली बार है कि वो सचमुच किसी ताकतवर डीमन से लड़ने के लिए जा रही है। पर वो खुश भी होती है क्योंकि वो यहाँ पे हीरोज के साथ ट्रैवल करने वाली है। तामा फिर यहाँ पे इसे किस करने लग जाता है ताकि उसका ध्यान भटका सके। आर्या फिर से कहती है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें समझते जा रही हूँ कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। सचमुच तुम काफी अच्छे कैट हो। इसके बाद ये तामा के होठों को किस कर लेती है। ये देख के यहाँ पे तामा शर्मा जाता है और वो सोचता है कि मास्टर आखिरकार आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तभी आर्या इसे कहती है कि तुम सचमुच काफी अच्छे हो, तुम्हारा शुक्रिया मुझे शेयर करने के लिए। और इसके बाद सुन के तामा कहता है कि नहीं मैं ऐसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सेड्रिक आगे बैठा होता है ताकि वो सबको लीड कर सके। वही अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक डैनी नाम का बंदा होता है और उसके साथ माइन भी होता है जो कि अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पे दो लड़कियां और होती है जो कि आर्या को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद आर्या तामा और अपने बारे में इन्हें बताती है और बताती है कि तामा एक एलिमेंटल कैट है। इसके बाद सुन के सभी लोग यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि एलिमेंटल कैट काफी ज्यादा रेयर होते हैं। ये सब फिर यहाँ पे तामा को गोद में खिलाने लग जाते हैं। वही एक लड़की कहती है कि बस बहुत मुझे भी तो वो दो। ये इसे कहती कि नहीं मैंने तो अभी अभी उसे लिया है। उतने में हम देखते यहाँ पे एक और का ग्रुप इनके सामने आ जाता है और इन्हें देखते ये यहाँ पे डैनी को बुलाता है और उसे कहता है कि इन सबको क्लियर कर दो। डैनी यहाँ पे उतरते इन सभी को एक बार में हरा देता है। ये काफी आसानी से इन सभी को हरा देता है जो देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि रैग्नारॉक के जो हीरोज है उनके अंदर सचमुच काफी ज्यादा ताकत है। वही तामा सोच रहा होता है कि उसने अपनी स्किल्स का भी यूज नहीं किया और उसने पल भर में इन्हें हरा दिया। ये लोग फिर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे वेलकम किया जाता है और उनका शुक्रिया किया जाता है यहाँ पे आने के लिए। साथ ही साथ इन्हें बताया जाता है कि ग्रुप को इन लोगों ने डीमंस को हराने के लिए भेजा था पर वो लोग अब तक वापस नहीं आया और उसी के साथ कल रात को यहाँ पे एक लड़की गायब हो चुकी है। पर इन लोगों को कहा जाता है कि इन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों ने इनके रहने का बंदोबस्त कर दिया क्योंकि ये काफी ज्यादा थके हुए लग रहे होते हैं। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते एक जगह बैठ के तो आर्या इनसे पूछती कि आखिरकार इन लोगों ने ये डिसाइड कब किया कि ये लोग नाइट बनेंगे। ये सभी बताते हैं कि दरअसल इनकी परिवार का कुछ इश्यू था, या तो ये लोग कर्जे में डूबे थे या फिर कोई और वजह थी। इन लोगों ने यहाँ पे मजबूरी में नाइट को चुना। आर्या इनके बात सुन के कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे सोच समझ के यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए था। ये लोग इसे बताते हैं कि इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने अपना कर्जा उतार दिया और ये लोग अब काफी ज्यादा खुश है। तभी सेड्रिक इसे बताता है कि मेरे फादर ने मुझे कहा कि एक लड़की से शादी करके अपने परिवार को चलाओ, पर मैं लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी वजह से मैंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरे पास कुछ और करने के लिए था नहीं। इसकी बात सुन के आर्या और वोल्कन थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते ये लोग यहाँ पे नहाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी आर्या तामा को देखती है और इसे कहती कि तुम भी हमारे साथ आने के लिए आ रहे हो। पर इन्हें देख के तामा सोच रहा होता है कि एज अ नाइट मैं यहाँ पे लस्टफुल चीजों में नहीं घुस सकता। उतने में यहाँ पे वोल्कन को भी अजीब लगने लग जाता है और वो उसे कहती कि प्लीज मेरे सामने से चले जाओ। ये फिर सोचने लग जाती है कि आखिरकार मैं तामा के सामने कपड़े उतारने में शर्मा क्यों रही हूँ। फिर हम देखते ये सभी लोग मिलकर यहाँ नहाने लग जाते हैं और साथ ही साथ आर्या भी यहाँ पे तामा को नहलाती है जिसमें तामा को काफी मजा आ रहा होता है। उतने में दोनों लड़कियां यहाँ पे आ जाती है जो कि इससे पूछती है क्या तामा को पानी से फर्क नहीं पड़ता क्या। ये इसे कहती कि नहीं, उसे काफी अच्छा लगता है। तामा को फिर पीछे बैठा दिया जाता है और वो यहाँ पे प्राइम नंबर गिनने लग जाता है। पर इन सभी की यहाँ पे साइज देखी बिल्कुल हैरान होता है, वो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं सभी लड़कियां यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में उतर जाती है और एक दूसरे को छेड़ने लग जाती है और आवाज करने लग जाती है। वही दूसरी ओर यहाँ पे डैनी और माइन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सेड्रिक को कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो आ जाओ, पर वो मना कर देता है। इसके बाद ये लोग लड़कियों के हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे आ जाते हैं, पर इससे पहले ये इनमें से किसी को भी देख पाए तभी यहाँ पे तामा आ जाता है जो कि ईथर हाउलिंग का यूज करके इन दोनों को हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे भेज देता है और इन दोनों का प्लान यहाँ पे फेल हो जाता है। और सेड्रिक ने कहता है कि मैंने कहा था कि तुम ये सब नहीं करना चाहिए। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग रूम में एंटर करने के लिए अब तैयार हो चुके होते हैं। जैसे ये लोग एंटर करते हैं तभी यहाँ पे एक आदमी को हम देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि लगता है कुछ और इंसान यहाँ पे खाना बनने के लिए आए। जब खाना खुद ब खुद आ रहा है तो मुझे यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समय आ चुका है कि हम अपनी ताकत को बिल्ड करें और उसके बाद अपने प्लान को मोशन में लाए। तभी हम देखते हैं इनके सामने सी रैंक के वेयरवुल्फ्स आ जाते
हैं जो कि दिखते ही इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर माइंड किसी तरह इन सभी को अपनी शील्ड की मदद से पीछे धकेल देता है। उसके बाद बाकी लोग यहाँ पे इन वुल्फ से लड़ने लग जाते हैं। ये वुल्फ काफी ताकतवर होते हैं पर ये पार्टी भी कम नहीं होती। ये देख के आर्या कहती कि हम लोग उन्हें यहाँ पे अकेले लड़ने नहीं दे सकते। ये इसे कहती कि हाँ। वही हम देखते तामा को जो कि ईथर हाउलिंग का यूज नहीं कर पा रहा होता, तो वो कहता है कि कम से कम वो सभी के लिए टाइम ले सकता है ताकि बाकी लोग यहाँ पे टाइम लेके इन सभी को मार सके। पर हम देखते हैं तामा यहाँ पे काफी ताकतवर होता है जिस वजह से ये वुल्फ इसके सामने नहीं टिक पाते और तुरंत ही मारे जाते हैं। ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं कि एक एलिमेंटल कैट इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वो आदमी भी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो किस तरह के हमले थे, पर जब तामा को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है वो एक एलिमेंटल कैट है जो कि इसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो खुद जाएगा उसे यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए। दूसरी ओर यहाँ पे सभी लोग तामा की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें कभी नहीं लगा था कि तामा इतना ज्यादा ताकतवर है। आर्या कहती कि तामा मेरा नाइट है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। होपफुली वो जल्दी बड़े हो जाए और उसके बाद अपनी ताकत का यूज करके मुझे तरह तरह जगह में छुए। इसकी बात सुन के तामा सोच रहा होता है कि चाहे जो भी हो वो मेरी मास्टर है, वो हमेशा मेरी मास्टर रहेंगी। पर हम देखते ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और एक रूम जैसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे पहुंचने के बाद उस जगह का दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ पे वो आदमी अपियर हो जाता है जो कि इन्हें कहता है कि इससे आगे तुम लोग नहीं जा सकते। ये इन्हें बताता है कि मेरा नाम ब्रिल एसरोथ है और आज मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे मॉन्स्टर को यहाँ पे अब तक सर्वाइव कर पाओगे। पर ये लोग इसे बताते कि हमें नहीं फर्क पड़ता तुम कौन हो, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुम लेनार्ड के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। ये इन्हें बताता है कि लेनार्ड तो एक स्टेपिंग स्टोन है, हम अभी इससे भी काफी बड़ी चीज करने वाले जिसके लिए तुम इंसान तैयार नहीं हो। फिर हम देखते ये ए रैंक के ट्रोल को बुला लेता है जो कि काफी सारे होते हैं, जो देख के ये लोग हैरान होते हैं कि इतने सारे ए रैंक के मॉन्स्टर को ये कैसे कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद सेड्रिक इन्हें कहता है कि सभी लोग स्पिल्ट हो जाओ ताकि हम एक एक करके इन्हें हरा सके। पर जैसे ये लोग यहाँ पे स्पिल्ट होते हैं वो आदमी इन सभी के बीच में 3 बैरियर लगा देता है जिससे यहाँ पे ये 3 ग्रुप में स्पिल्ट हो जाते हैं और तामा अकेला होता है। यह आदमी फिर इन सभी को बताता है कि अब मेरे जो ट्रोल्स है वो तुम सभी को काफी आसानी से मार पाएंगे क्योंकि तुम अकेले हो। तामा समझ जाता है कि इसने इन लोगों को इसलिए स्पिल्ट किया है ताकि इनकी पार्टी को तोड़ सके। पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ट्रोल इसके ऊपर हमला करता है तामा इसके हाथ काट देता है, पर ये यहाँ पे तुरंत ही अपने आप को रीजनरेट कर देता है जो देख के तामा समझ जाता है कि इन्हें हराना इतना आसान नहीं होने वाला। कुछ ही देर में सभी ट्रोल्स यहाँ पे तामा को घेर लेते हैं। वही सेड्रिक के साथी उसे कह रहे होते कि हमें नहीं लगता कि हमें यहाँ पे उंगली करने की कोई जरूरत है, सेड्रिक इसे आसानी से संभाल लेगा। सेड्रिक इसे कहते हैं कि हाँ। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देता है और ये यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज करता है जो देख के वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे हो, इस मैजिक को सिर्फ यहाँ पे ग्रैंड मैजिशियन ही यूज कर सकता था, आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहता है कि इस चीज में अभी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं पे हम देखते हैं तामा को जो कि यहाँ पे अपनी रॉक हाउलिंग का यूज करके इनके ऊपर हमला करता है, पर उससे यहाँ पे इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो बार बार अपने शरीर को रीजनरेट कर रहे होते हैं। तामा फिर यहाँ पे भागने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो क्या करे। अगर ऐसे ही चलते रहा तो उसे ना चाहते हुए भी यहाँ पे इवॉल्व होना पड़ेगा अपने सेकंड फॉर्म में, और जैसे ही वो इवॉल्व होगा वो यहाँ पे पल भर में इन्हें मार सकता है। पर अगर ये इवॉल्व हो गया तो उसका सफर उसके मास्टर आर्या के साथ यहीं पे खत्म हो जाएगा। तामा सोचता है कि अब मेरे पास एक ही चीज है जो कि मैं कर सकता हूँ, और हम देखते हैं वो यहाँ पे फायर बॉल का यूज करके इनके ऊपर आग लगा देता है ताकि वो इनको रीजनरेट करने का मौका ही ना दे सके। वही हम देखते हैं वॉल्कन और आर्या मिलके यहाँ पे इस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो आदमी इन्हें कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा स्लो हो, तुम चाह कर भी मुझे नहीं हरा सकते। पर हम देखते हैं आर्या इसके सीने पे अपना खंजर भोग देती है और यहाँ पे लाइट निकलने लग जाती है। ये देख के ये कहता है कि आखिरकार ये ताकत तुम्हारे पास कैसी आई। पर इससे पहले वो मारा जाता वो अपने खंजर से आर्या के शरीर पे यहाँ पे एक चोट पहुंचा देता है और उसके बाद वो यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। पर उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे आर्या भी नीचे गिर जाती है और हमें पता चलता है कि उस आदमी ने उस चाकू में पॉइजन लगा रखा था जो कि काफी खतरनाक है। ये देख के सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो लोग अब क्या करे। वही वो आदमी कह रहा होता कि फिक्र मत करो, उसके साथ तुम भी यहाँ पे जल्दी ही मरने वाले हो, इंसानी प्रजाति कुछ ही समय में यहाँ पे खत्म हो जाएगी जब ग्रेट पावर जागेंगे। और ऐसा कहते हुए ये यहाँ पे एक स्टैचू बन जाता है। वहीं पे हम देखते हैं आर्या को जिसके शरीर में पॉइजन काफी तेजी से फैल रहा होता है और वो काफी दर्द में होती है। ये देख के ये लोग आर्या को एक शील्ड में बैठा देते हैं और उसे यहाँ से ले जाने लग जाते हैं। पर वापस आने के बाद डॉक्टर इन्हें बताता है कि उसके पास सिर्फ आधा ही दिन बचा है। ये बात सुन के वॉल्कन कहती है कि नहीं, हम आर्या को मरने नहीं देख सकते, यहाँ पे कोई ना कोई एंटीडोट होगा इसका। ये लोग इसे बताते हैं कि हाँ, इसका एक मेथड है जिससे इस पॉइजन को तोड़ा जा सकता है, पर उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे अर्थ ड्रैगन की आय को लाना पड़ेगा। इनकी बात सुन के ये लोग कहते हैं कि अगर हम एक साथ मिल जाए तो हम अर्थ ड्रैगन को हरा सकते हैं। पर यहाँ पे ये इसे बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है अर्थ ड्रैगन को ढूंढने के लिए, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे अर्थ ड्रैगन को ढूंढ भी पाएंगे। वही आर्या यहाँ पे दर्द में होती है तो ये लोग इसे कहते हैं कि हम यहाँ पे इसे पेन रिलीफर दे रहे हैं, पर यहाँ पे हमने जल्दी
जल्दी कुछ नहीं किया तो यहाँ पे दर्दनाक मौत मरेगी। और आर्या को दर्द में देख तामा यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज कर यहाँ से निकल जाता है ताकि वो अर्थ ड्रैगन से उसकी आई को लेके आ सके। तामा यहाँ सोच रहा होता है कि उसकी मास्टर ने उसके लिए हर कुछ किया, उसके यहाँ पे डेथ से भी बचाया और वो हर चीज करेगा जिससे वो अपने मास्टर को बचा सके। और हम देखते हैं तामा यहाँ पे अर्थ ड्रैगन के पास आ जाता है तो अर्थ ड्रैगन इससे पूछती कि तुम यहाँ पे किस लिए वापस आए हो। ये इसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ और तुम्हारा आंख लेने के लिए आया हूँ। इसकी बात सुन के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने अपना साइज देखा भी है, तुम मेरे सामने एक कीड़े समान हो, मैं तुरंत ही तुम्हें मार सकती हूँ। तामा इसे बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मुझे तुरंत हरा सकती हो, पर जल्दी ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। और हम देखते हैं तामा यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है और इवॉल्व होते ही वो एक बड़ा सा बेनोमुथ बन जाता है और वो इसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो अर्थ ड्रैगन अपने पावर्स का यूज करके इसे शॉक दे देती है और उसी के साथ इसके ऊपर हमला कर देती है और उसके गर्दन को पकड़ लेती है और इसे कहती है कि मुझे लगा था कि इस फॉर्म में तुम ताकतवर बनोगे पर तुम तो पहले जैसे ही कमजोर हो। पर तभी हम देखते हैं तामा यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके इसके सर के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से ये मारी जाती है और इसे कहता है कि मुझे किसी भी हाल में तुम्हारी आंखों को अपनी मास्टर को डिलीवर करना पड़ेगा। पर तभी ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इसे पता चलता है कि इसकी एवोल्यूशन का एक टाइम लिमिट है। तामा फिर अर्थ ड्रैगन के शरीर को आइटम बॉक्स में रख देता है और उसके बाद ये वापस चले जाता है। वहीं पे हम देखते आर्या को जो कि काफी तकलीफ में होती है और उसे देख के सभी लोग यहाँ पे रो रहे होते हैं। पर तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ पे एक अर्थ ड्रैगन होता है और उसी के ऊपर तामा बैठा हुआ होता है। उसे देख के ये लोग थोड़ा शॉक में होते हैं पर सेड्रिक इन्हें बताता है कि डिटेल के बारे में भी पूछने के लिए समय नहीं है, हमें किसी भी हाल में आर्या को उसकी आंखों को हिलाना पड़ेगा। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ तामा आर्या के पास होता है और उसे कह रहा होता है कि प्लीज जल्दी उठ जाओ। पर आर्या हमें बताती है कि जब वो 13 साल की थी जब उसके होम टाउन के ऊपर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया था और उनसे बचने के लिए वो यहाँ पे जंगल में भाग गई थी। पर उन डीमंस ने इसे यहाँ पे ढूंढ लिया और इससे पूछा कि आखिरकार फिलोसोफर स्टोन कहाँ पे है। इसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, ये काफी घबरा चुकी होती है। पर तभी इन्हें दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है और ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक एलिमेंटल कैट होता है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है। और आर्या में बताती कि शायद से ये वही पल था जब से इसे यहाँ पे एलिमेंटल कैट पसंद आने लगे। आर्या फिर तामा को देखती है और तामा इसे यहाँ पे होश में आते देख काफी ज्यादा खुश होता है। कुछ ही देर में यहाँ पे आर्या को होश आ जाता है और उसे होश में आते देख सभी लोग काफी खुश होते हैं। वल्कन आर्या को कहती है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम धीरे धीरे ठीक हो रही हो, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। फिर जब ये लोग घर वापस आते हैं तो आनरोल्ड भी यहाँ पे आर्या को गले लगा के रोता है क्योंकि उसे उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता होती है। पर तामा हमें बताता है कि वो टॉक्सिन सचमुच काफी पावरफुल था, इसी वजह से उसकी मास्टर अभी भी रिकवर कर रही है और आर्या के बदले में वो यहाँ पे डेंजुंग में जा रहा है ताकि यहाँ पे आर्या को किसी चीज की कमी ना आ सके। साथ ही अपने मास्टर को बचाने में कामयाब हो गया और उसी के साथ वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ गया। पर वो लकी था क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये एवोल्यूशन कैसे काम करता है। पर जब से इसने अर्थ ड्रैगन को हराया है इसकी एवोल्यूशन स्किल जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। पर उसके अलावा उसके पास अर्थ ड्रैगन की स्किल्स आ चुकी है जिसे यूज करने के लिए वो इस डेंजुंग में आया है। इसके सामने एक टॉरस आ जाता है जहाँ पे ये अर्थ ड्रैगन के स्किल का यूज करके इसे पल भर में हरा देता है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इस स्किल का यूज करके ये काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि लगता है यही एस रैंक की मॉन्स्टर की स्किल्स होती है, सचमुच ये काफी ज्यादा ताकतवर है। पर तभी ये देखता है कि एक लड़की जो है वो इसी की तरफ बढ़ने लग जाती है और उसने काफी अजीब कपड़े पहने होते हैं। वो किसी भी एंगल से एडवेंचर नहीं लग रही होती है, वो काफी अजीब बात कर रही होती है। वो उसे कह रही होती है कि स्ट्रॉन्ग वन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, पर आखिरकार तुम्हारा पिछला वाला फॉर्म कहाँ पे है। इसे ऐसे देख तामा सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कौन है और आखिरकार मुझे इससे फेमिलियर वाइब क्यों आ रही है। उतने में वो कहती है कि मैं एक चीज के पीछे हूँ जो कि तुम्हारा हथियार है, जल्दी से वो मुझे दे दो। और वो इसके ऊपर हमला कर देती है। पर तामा इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ से भागने लग जाता है और किसी तरह घर वापस आ जाता है। इसके बाद ये अपने मास्टर को देखता है पर ये अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही थी, आखिरकार वो है कौन। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे आर्या अपने आप को तैयार करती है और उसी के साथ तामा को भी और उसे कहती है कि तुम सचमुच काफी क्यूट लग रहे हो, चलो पिकनिक पे चलते हैं। ये लोग फिर पिकनिक यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ आर्या से कहती कि तामा मुझे बताया गया जहाँ पे अर्थ ड्रैगन के कॉस्ट मिले थे तुम उसके ऊपर थे। मुझे नहीं पता कि अर्थ ड्रैगन वहाँ पे कैसे आया, पर मुझे सचमुच लगता है कि मुझे हमेशा कोई ना कोई बचाते रहता है, चाहे कोई भी हो, वहाँ वॉल्कन हो या फिर सेड्रिक या फिर बाकी लोग। मैंने तुम्हें अपने विलेज के बारे में बताया था ना जहाँ डीमंस ने हमला कर दिया था, उस टाइम मेरी जान एक एलिमेंटल कैट ने बचाई थी। उसकी मास्टर का नाम यहाँ पे एलिशा था और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सभी डीमंस का खात्मा कर दिया था। उस स्वॉर्ड ने अकेले नहीं यहाँ पे सभी डीमंस को मार गिराया था जिस वजह से हमारा विलेज बच गया था। और एलिशा की सभी लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ की थी। पर उसे देखने के बाद मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं एलिशा जैसे बनूंगी और मैं यहाँ पे अपने विलेज से निकल गई। मैंने कसम खा ली थी कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनूंगी जो कि यहाँ पे दूसरों की मदद करेगी। पर अब ऐसे हाल हो चुके हैं कि लोग मुझे बचाते हैं ना कि मैं लोगों को। इसकी बात सुन के तामा उदास हो जाता है
और इसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। आर्या इसकी बात को समझ जाती है और उसका इस चीज के लिए शुक्रिया करती है। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है जहाँ पे आर्या यहाँ पे वॉल्कन से मिलने के लिए आती है। वॉल्कन इसे बताती है कि तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, मैंने अभी अभी तुम्हारे आर्मर को बना के फिनिश किया है। तामा में बताता है कि दरअसल मेरी मास्टर को एक छोटा सा फॉर्चून मिला है। दरअसल यहाँ पे जिन मॉन्स्टर को इन लोगों ने हराया और डीमन बर्लिन को हराने के बाद आर्या को रिवॉर्ड के तौर पर काफी ज्यादा पैसा मिला, जिसकी मदद से इसने यहाँ पे न्यू इक्विपमेंट ऑर्डर की है लेडी वॉल्कन के यहाँ पे। इन इक्विपमेंट को पहनने के बाद आर्या को काफी अच्छा लग रहा होता है और ये लोग डेंजुंग के यहाँ निकल जाते हैं। पर आर्या को थोड़ा घबराहट हो रही होती है क्योंकि ये काफी समय के बाद डेंजुंग में आई होती है। पर यहाँ पे तामा इनके ऊपर यहाँ पे आइस रेजिस्टेंट और फायर रेजिस्टेंट के मैजिक यूज कर देता है, जिसके लिए आर्या इसका शुक्रिया करती है। कुछ समय के बाद इनके सामने एक गॉब्लिन अपीयर हो जाता है जो कि काफी ताकतवर लग रहा होता है। आर्या इसे देखते ही इसके ऊपर हमला कर देती है और सिर्फ एक ही हमले से वो इसके गर्दन को उड़ा देती है और वॉल्किन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने ये आर्मर सचमुच काफी बढ़िया बनाया है। तभी वो लड़की यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है कि स्ट्रॉन्ग वन, मैंने फाइनली तुम्हें दोबारा से ढूंढ निकाला। इसे देख के तामा सोचता है कि ये क्रिप दोबारा से यहाँ पे क्यों आ गया, आखिरकार अब मैं क्या करूँ। पर आर्या इसे कहती है क्या तुम कोई एडवेंचर हो जो कि यहाँ पे खो गई हो। पर वो इसे बताती है कि नहीं, मैं डार्कनेस में ही पैदा हुई हूँ, आखिरकार तुम ये सब क्या बात कर रही हो। और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वन का लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं वो सारी चीजें करके वो सारी चीजें कर सकूं। इसकी बात सुन के तामा डर जाता और कहता है कि आखिरकार इसके इंटेंशंस क्या है। उतने में आर्या से बताती है कि तामा एक किटन है और वो यहाँ पे एक बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं तामा आर्या के बलून्स पे जाके बैठ जाता है और वो काफी खुश लग रहा होता है। पर तामा को ऐसा देख वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये कौन है, इसने स्ट्रॉन्ग वन को टीम कैसे कर लिया। ये फिर इसे कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं ताकि हम बात कर सके। इसकी बात सुन के वॉल्कन इसे कहती है क्या तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो आर्या। आर्या इसे कहती है कि हाँ, अगर मैंने इसे अपने साथ नहीं रखा तो क्या पता कोई इसे पकड़ के यहाँ पे स्लेव बना दे, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। वो लड़के से कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग वन के साथ रह सकती हूँ तो जरूर मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। आर्या तामा को समझाती कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ पे उसे नहीं लेने दूंगी। तभी वॉल्कन इसे कहती कि हमें इसे कुछ तो नाम देना पड़ेगा ताकि हम आसानी से इसे बुला सके। वो लड़के से कहती कि तुम जो चाहो वो मुझे बुला सकती हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा क्या नाम रखती हो। इसकी बात सुन के आर्या से कहती कि हम यहाँ पे इसे स्टेला बुला सकते हैं। ये इसे पूछती इसका मतलब क्या। आर्या से बताती कि इसका मतलब सुंदर होता है मेरे होमलैंड में। तो ये से कहती है कि अगर स्ट्रॉन्ग वन को ये पसंद है तो हाँ, तुम मुझे स्टेला कह सकती हो। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे टामा हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे होता है और वहीं पे आर्या यहाँ पे स्टेला को नहला रही होती है। स्टेला ने पहली बार जिंदगी में कोई ऐसी चीज की होती है, इस वजह से उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। आर्या फिर तामा को अपने हाथों से नहलाने लग जाती है, पर ऐसा देखते यहाँ पे इसे कहती कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वन को नहलाना चाहती हूँ, पर वो इसे कहती कि नहीं, मैं उसकी मास्टर हूँ और इस चीज पे मैं गिव अप नहीं कर सकती। हम फिर देखते जब ये लोग रात को सो रहे होते हैं तभी स्टेला यहाँ पे आर्या के पास आ जाती है और इसे बुलाती है। यहाँ पे ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार रात को ये कौन बुला रहा है इसे। फिर जब ये देखता है ये तो स्टेला होती है जो कि इसे टेलीपैथी के थ्रू बात कर रही होती है। ये सोचता है कि आखिरकार ये कौन है और आखिरकार इसे टेलीपैथी क्यों आती है। स्टेला इसे कहती है कि आखिरकार तुम मुझे भूल कैसे सकती हो, तुमने ही तो मुझे मारा था। तामा इसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मारा था तो तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो। स्टेला इसे कहती है कि तुम्हें सचमुच नहीं पता कि आखिरकार मैं हूँ कौन। फिर जब तामा इसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो वही अर्थ ड्रैगन है जिसे इसने मारा था अपनी मास्टर की जान बचाने के लिए। स्टेला फिर इसे कहती है कि लगता है फाइनली तुम्हें याद आ गया कि मैं हूँ कौन। हमें फिर स्टेला की एक बैक स्टोरी दी जाती है जहाँ पे वो हमें बताती है कि वो यहाँ पे डार्कनेस में ही पैदा हुई थी लेब्रिंथ के, जहाँ पे उसे कोई बताने वाला नहीं था कि वो एक एस रैंक की मॉन्स्टर है। पर उसे खुद ब खुद एहसास हो गया कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता जब तक इसे तामा ने नहीं हरा दिया था। पर उसके बाद इसके पास एक ऑप्शन था कि दोबारा से रीइंकार्नेट हो सकती है और तामा से मिलने के लिए वो यहाँ पे दोबारा से रीइंकार्नेट होने का फैसला करती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो ये उसी जगह पे होती है जहाँ पे उसे मारा गया था, पर इस बार यहाँ पे ये मॉन्स्टर के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में रीइंकार्नेट हुई होती है। स्टेला फिर पास ही में पड़े इंसान के कपड़ों को पहन लेती है और तामा को ढूंढने की यहाँ पे तलाश शुरू कर देती है। ये फिर से प्रेजेंट में पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो क्या। स्टेला इसे कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे यहाँ पे शम्मिशन में डाल दिया और मुझसे यहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश की, पर तुम्हें पता है क्या, पहली बार ऐसा कोई मर्द था जो मुझसे ताकतवर था, इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया। जल्दी करो, अब मुझे अपना स्पर्म दे दो। इसे ऐसा करते देखिए काफी ज्यादा डर जाता है, पर तभी आर्या को होश आ जाता है और वो इसे कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। इसे ऐसा देखिए पीछे हट जाती है। आर्या से कहती कि तुम तामा के खिलाफ यहाँ पे वायलेट नहीं हो सकती हो, वो काफी ज्यादा डर चुका है। आखिरकार तुम कर क्या रही थी। और हाँ, मेरा ऐसा कोई सा भी इरादा नहीं है कि मैं तामा को तुम्हें दे दूं।
आर्या फिर तामा को किसी तरह संभालती है और उसे कहती है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उसे अपने पास सुला लेती है। पर तामा अभी भी यहाँ पे स्टेला को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो अब क्या करेगी। पर स्टेला ने भी ठान लिया होता है कि वो किसी भी हाल में तामा को अपने आप को सबमिट करवा के रहेगी, जिस वजह से तामा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार हम किस मॉन्स्टर को अपने घर ले आए हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम स्टेला को देखते हैं जो कि आर्या से पूछती है कि आखिरकार ये चीज क्या है। आर्या इसे बताती है कि एक टोस्ट है, तुम इसे सैंडविच बना के खा सकती हो। इसके बाद स्टेला इसे कहती है कि जो मीट और जो पत्ता इसके अंदर डल रखा है वो सचमुच काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे काफी अच्छा लगा, और जो जूस तुमने मुझे दिया है वो सचमुच काफी ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद ये तामा से पूछती है, तामा इसे कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। ये इसे बताती है कि आखिरकार ये आर्या है कौन। ये दिखने में तो एक साधारण इंसान जैसी दिखती है, और क्या सचमुच वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सके, पर उसके अंदर से तो स्वीट पर्सोना की वाइब आती है। तामा इसे बताता है कि वो दोनों है, उसने मेरी जान बचाई है और मैंने कसम खा ली है कि वो मेरी मास्टर रहेगी जिंदगी भर के लिए। तो स्टेला इसे कहती है कि तुमने ये बोल के मुझे और ज्यादा चिंता में डाल रही है, मैं सचमुच काफी ज्यादा घबरा रही हूँ। तामा फिर इसे कहता है कि स्टेला तुम मेरी मास्टर को नहीं बता सकती कि मैं एक बेनुमुथ हूँ। ये इसे पूछते ऐसा क्यों। तामा इसे बताता है कि उसे अगर पता चल गया कि मास्टर हूँ मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। तो ये इसे कहती कि ठीक है, पर तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे पेयर करना पड़ेगा। इसके बाद सुन के तामा कहता है कि क्या सचमुच मुझे ये चीज करनी पड़ेगी क्या। ये इसे बताती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि तुम अपने आप से मुझसे प्यार करो और मैं ये करके रहूंगी। तो ये इसे कहता है कि ठीक है, तुम आज से मुझे यहाँ पे तामा बुला सकती हो। तो स्टेला से पूछती है सचमुच। ये इसे कहता है कि हाँ, मुझे बार बार स्ट्रॉन्ग वन सुनना ये अच्छा नहीं लगता, तो तुम मेरे नाम से मुझे बुलाओ। ये लोग टाउन में फिर चलने लग जाते हैं, जहाँ आर्या से बताती कि मुझे लगा कि हम टाउन में चले तो तुम्हें कुछ याद आ जाए, मुझे लगता है कि तुम पहले एक एडवेंचर हुआ करती थी। स्टेला से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगा। आर्या से बताती है कि जब तुमने हमें लेबरेंथ में देखा तो तुम शॉक हो गई और मुझे लगा कि तुम्हारी मेमोरी ऐसे वापस आ सकती है। तो स्टेला से कहती कि तुम्हें पता नहीं कि मैं किस वजह से शॉक हो गई थी, तुमने तामा को अपना पेट बना लिया है और आखिरकार मैं ये चीज देख के सरप्राइज कैसे नहीं होती। तामा इसकी बात सुन के समझ आता है कि ये मॉन्स्टर की सर्वाइवल फिटेज होती है, इसी वजह से वो मेरे मास्टर को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ और आर्या मेरी मास्टर है, इसी वजह से उसे आर्या की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ रही है। आर्या फिर इसे कहती है कि तुम एडवेंचरिंग क्यों नहीं करती हमारे साथ, हो सकता है तुम्हें उससे कुछ याद आ जाए। ये इस चीज के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद वॉल्कन इसके लिए नए कपड़े बनाती है, जिसे पाकी काफी अजीब बिहेव करी होती है, जो देख के इन लोगों को भी काफी अजीब लगता है। पर यहाँ पे आर्या इसे कहती है कि अब हम यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड में जाके तुम्हें रजिस्टर कर लेंगे, फिर हम लिबरेंथ के लिए निकलेंगे और वो जगह काफी खतरनाक हो सकती है, तुम्हें अपने लिए वेपन चूज कर लेने चाहिए। पर ये से बताती कि उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से ही सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। फिर अचानक से ये अपने शरीर को बदल लेती है और उसके हाथ और पूंछ आ जाते हैं जो कि ड्रैगन के होते हैं। ये देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं और वॉल्कन सोचती है कि ड्रैगन के आर्म इसके पास कैसे है और टेल भी। ये से बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर जब भी मैं अपनी ताकत को अनलीश करती हूँ तब ये मेरे पास आ जाते हैं। तो ये सोचता है कि ड्रैगन नाइट है जो कि रेयर ह्यूमंस होते हैं जिनके पास ड्रैगन और इंसान की एबिलिटीज होती है। वेल ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो पहले ड्रैगन रह चुकी है और वो अब इंसान है, तो शायद ये मिक्स होके आई है इस बार। तभी यहाँ पे जो वॉल्कन है वो इसकी पूंछ का अजीब से देखने लग जाती है। तो ये से पूछती तुम क्या करना चाहती हो। ये से कहती कि नहीं बस मैं तुम्हारा मटेरियल चेक कर रही थी। ये से कहती कि मटेरियल तुम्हारा मतलब क्या, तुम मुझे डरा रही हो। ये से कहती इसी कोई बात नहीं है, पर जो भी हो अभी तुम्हें अपने लिए वेपन चुन लेने चाहिए ताकि तुम डेंजंग में सर्वाइव कर सको। ये कहती है कि हाँ मैं अपने लिए एक बड़ी सी स्वॉर्ड चुनना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए एक बढ़िया वेपन होगा। पर उससे पहले ये एक बड़ी सी शील्ड को चुनती है जो कि काफी ज्यादा भारी होती है, पर वो उसे काफी आसानी से उठा पा रही होती है। तामा इससे पूछते है कि अचानक से तुमने स्वॉर्ड और एक्स को छोड़ के शील्ड को क्यों चुना। ये से बताती है कि अगर सच कहूँ तो मुझे यहाँ शील्ड जैसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर जब तुमने मुझे हराया तो मुझे एक लेसन सीखने को मिला, जितना अटैक इंपॉर्टेंट होता है उतना यहाँ पे डिफेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, वरना विरोधी तुम्हें काफी आसानी से हरा सकता है। तो तामा इसे माफी मांगता है इसे मारने के लिए, पर ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे मार दिया, मुझे काफी नई चीजें सीखने को मिली और अपनी ताकत को जानने को मिला। तो तामा इसे कहता है कि जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वो कर सकती हो और कोई से भी वेपन को चुन सकती हो। इसके बाद ये एक बड़े से स्वॉर्ड को चुनती है और कहती है कि ये स्वॉर्ड मेरे लिए काफी अच्छी रहेगी। ये सब फिर यहाँ पे लिबरेंथ के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं स्टेला काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वही यहाँ पे आर्या तामा को कह रही होती है कि प्लीज यहाँ पे स्टेला का ख्याल रखना। वो इसे कहता है कि हाँ जरूर। फिर यहाँ पे स्टेला जो है वो इनको छोड़ के आगे निकल जाती है और ये लोग उसे आवाज लगाते हैं। पर कुछ ही देर में यहाँ पे इसे एक गॉब्लिन को ग्रुप दिख जाता है जो कि खाना पका रहा होता है और स्टेला इन्हें देख के कहती है कि चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं, और ये तीनों रेडी हो जाते हैं इनसे लड़ने के लिए। पर तभी स्टेला अपने यहाँ पे पंजों को निकाल के इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देती है और इन्हें यहाँ पे तुरंत ही मार देती है। ये देख के तामा, आर्या और वॉल्कन काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसने अपने विना स्वॉर्ड का यूज किए इसे मार दिया होता है। उतने में एक गॉब्लिन पीछे से इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर स्टेला उसे देख लेती है और उसका यहाँ पे भरता बना देती है। ये देख के तामा मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वही अर्थ ड्रैगन
ड्रैगन है जिसे मैंने मारा था। वही आर्या इन दोनों को बताती कि हमें शायद से उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज वो कर रही है शायद से वो उसकी लॉस्ट मेमोरी से रिलेटेड हो, तो अच्छा यही रहेगा कि वो अकेली रहे। शायद से उसने हमेशा से यहाँ पे अकेले ही लड़ना सीखा है, इसी वजह से वो अकेले इन मॉन्स्टर्स को मार रही है। वोल्कन कहती है कि तुम सचमुच काफी अच्छी हो आर्या। आर्या कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर से कहती है कि मुझे और लड़ना है, मुझे और भी ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना है। तो वोल्कन इसे बताती है कि तो फिर अच्छा ये रहेगा कि हम ऊपर वाले फ्लोर में चले जाए, ताकि हम तुम्हारी कितनी ताकत है ये जान सके, पर उससे पहले तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को यूज करना सीखना चाहिए। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो कोई भी मॉन्स्टर मुझसे यहाँ पे चाह कर भी नहीं जी सकता। कुछ देर के बाद ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं, जहाँ पे इन्हें डी रैंक के ऑर्क दिखते हैं, जिन्हें देख के वोल्कन एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, मैं तुम्हें पल भर में हरा दूंगी। और ऐसा ही होता है, ये अपने स्वॉर्ड और शील्ड का यूज करती है, जिससे ये इनको बहुत बुरी तरह मारने लग जाती है। ये देख के आर्या सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। वहीं पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, उसके पास कितनी ताकत है कि वो इतनी आसानी से इन मॉन्स्टर को मार रही है। पर आर्या कहती कि ये सब तो ठीक है, पर तीसरे फ्लोर में जो चीज होती है उस चीज के लिए शायद वो तैयार नहीं है। पर ये लोग फिर भी तीसरे फ्लोर में आ जाते हैं और अभी भी स्टेला काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और हम देखते हैं यहाँ पे डी रैंक का रोपर होता है, जो कि इन्हें कोई देख रहा होता है। इसे देख के स्टेला कहती है कि आखिरकार इसे देख के मुझे अजीब सी वाइब क्यों आ रही है। तामा इसे बताता है कि रीइंकार्नेशन होने के बाद ये तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, खासकर कि जब तुम्हारी फीमेल की बॉडी है। ये काफी गंदा मॉन्स्टर है, तो इससे सावधानी से लड़ना। स्टेला फिर इसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो मॉन्स्टर इसके स्वॉर्ड को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। पर जब स्टेला उसे काटती है तो उसका सारा लिक्विड इसके ऊपर गिर जाता है, और ये देख के स्टेला बेकाबू हो जाती है और इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाती है और कहती है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तामा समझ जाता है कि वो यहाँ पे डेस्परेट हो चुकी है और वो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके, जो कि उसने इसी मॉन्स्टर से लिया था, वो उसका यूज करके सभी लोगों को साइड कर देता है और उसी के साथ उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। फिर ये वाटर जेट मैजिक का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद ये स्टेला को समझाता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया, अभी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तामा फिर से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम इतने कमजोर मॉन्स्टर से अपना होश कैसे खो सकती हो। ये इसे कहती है कि तुमसे लड़ने के बाद मुझे कुछ अजीब चीजें हो गई है, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता। ये इसे बताता है कि मैंने तुम्हें मारा है, तो मेरा ये कोई भी हक नहीं बनता है कि मैं तुम्हें ये कहूँ, पर फिर भी प्लीज डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में वोल्कन इसे कहती कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वहाँ पे अकेला भेजा जबकि हमें सब कुछ पता था। वो इसे कहती है इसकी कोई बात नहीं है। तामा फिर इसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें इंसानों की तरह लड़ना चाहिए, ना कि एक ड्रैगन की तरह। ये इसे कहती है कि तुमसे ये बात सुन के मुझे काफी अच्छा लगा, तुम सचमुच काफी अच्छे हो तामा। ये फिर सभी को कहती है कि अब मैं एक इंसान की तरह लड़ूंगी, ताकि मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकूं। अब मैं अपने स्वॉर्ड और शील्ड का अच्छे से यूज करूंगी, ताकि मैं अपने साथियों का साथ दे सकूं। वोल्कन इसे कहती है तो काफी अच्छी बात है, तुम अपनी ताकत को और भी बढ़ा सकती हो इससे, और हम एक अच्छी पार्टी बनेंगे, मुझे इस पे पूरा यकीन है। इसकी बात सुन के वोल्कन को याद आता है कि कुछ एडवेंचर्स के पार्टी मेंबर्स थे जो कि इससे लड़ने के लिए आए थे। वैसे तो अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, पर जब वो एक साथ मिल गए थे तो वो लोग इसके ऊपर भारी पड़ गए थे, पर उसके बावजूद इसने उन सभी को हरा दिया। पर उनसे उस ये चीज सीखने को मिला कि अगर ये एक साथ मिल जाए तो कोई भी इन्हें नहीं हरा सकते। स्टेला फिर यहाँ पे कहती है कि हम एक साथ अब मॉन्स्टर से लड़ेंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वही दूसरी ओर आर्या यहाँ पे पूरी तरह हॉर्नी बन चुकी होती है और वो तामा को कहती है क्या तुम अपने वंडरफुल स्किल का यूज करके मुझे उन टेंटिकल्स का स्वाद दे सकती हो क्या। तामा इसकी बात सुन के कहता है क्या ये सचमुच सीरियस है क्या, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे आर्या इसे कहती है कि प्लीज मेरे पास आओ और चीज का यूज करो। उतने में वोल्कन इसे कहती है कि तुम यहाँ पे लेबिरिंथ पे हॉर्नी चीजें नहीं कर सकती हो, आखिरकार तुम क्या कर रही हो, होश में आओ। ये सब फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि ये लोग अगले फ्लोर तक पहुंच सके और वहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा सके। पर तभी यहाँ पे वोल्कन इसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता नहीं एक अच्छा आइडिया या बुरा, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो यहाँ पे स्टेला को कहती है कि तुम हमारे डिफेंस की तरह यूज होगी, तुम यहाँ पे मॉन्स्टर का ध्यान भटकाओगी और हमें प्रोटेक्ट करोगी, जबकि हम दूसरे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करेंगे और तुम फ्रीली कुछ भी कर सकती हो। ये इसे कहती है कि अगर मैं वाइल्ड जा सकती हूँ तो ये काफी अच्छी बात है, और ये लोग प्लान बना के आगे निकल जाते हैं। उतने में इन्हें यहाँ पे एक ऑर्का का ग्रुप दिखता है जो कि एक साथ होता है, और वो इन्हें देखते इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पे स्टेला जो है वो इनको यहाँ पे रोक देती है अपनी शील्ड की मदद से और इनके ऊपर हमला कर देती है। पर जैसे ही एक और का हाथ कटता है वो यहाँ से भागने लग जाता है और स्टेला उसका पीछे करते हुए कहीं चली जाती है। ये देख के ये दोनों काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार स्टेला उसके पीछे कहाँ गई। वहीं पे हम देखते हैं तामा को, जो कि यहाँ पे लायन ब्लेसिंग का यूज करके इन दोनों के ऊपर एक प्रोटेक्ट की शील्ड बना देता है ताकि इन दोनों को इनसे लड़ने में कोई तकलीफ ना हो। पर तभी आर्या इसे कहती है कि तामा प्लीज उस टेंटिकल्स का भी यूज करो ना, वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। पर इसकी बात सुन के तामा थोड़ा ट्रॉमेटाइज होता है और सोचता है कि आखिरकार मेरी मास्टर ये सब क्या सोचती रहती है। फिर
हम देखते हैं आर्या इसे कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ पे सब कुछ फिनिश करके स्टेला के पास जाना चाहिए। वोल्कन कहती है कि हाँ, और ये दोनों मिलके इन ऑर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। कुछ देर के बाद इनके सामने एक जायंट रॉपर आ जाता है जो कि डी रैंक का होता है। इसे देख के ये तीनों एक साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और कुछ ही पलों में उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और एक साथ काम करने की वजह से इन तीनों को काफी अच्छा लगता है। ये लोग फिर उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर नहीं आ सकते। यहाँ पे ये लोग रुक के नहाने का फैसला करते हैं, पर यहाँ पे तामा सोच रहा होता है कि आखिरकार एक लड़की मुझे यहाँ पे नहाते वक्त कैसे कंट्रोल कर सकती है। पर असल में तो तामा को ये चीज करते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। पर यहाँ पे स्टेला थोड़ा जेलस हो जाती है क्योंकि यहाँ पे तामा सिर्फ आर्या के साथ ही खेल रहा होता है। इसी वजह से वो अपने बलून से इसके ऊपर लगा देती है और इसे कहती है कि अब मैं भी यहाँ पे तामा के साथ खेलूंगी, पर आर्या इस चीज के लिए मना कर देती है और वोल्कन सोचती है कि पहले से ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दरअसल ये सभी यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं कि तामा की वाइफ कौन बनेगी। तभी वोल्कन इन्हें समझाती है कि हम तीनों ही लीगली यहाँ पे तामा की वाइफ बन सकती है क्योंकि हम तीनों ही उसे पसंद करती है। पर ये दोनों इस चीज के लिए राजी नहीं होती है और इन दोनों की बहस में तामा को ये लोग हवा में उड़ा देते हैं। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे ये लोग आर्नोल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं और आर्नोल्ड से पूछता है क्या ये तुम्हारी नई दोस्त है क्या। ये से बताती है कि हाँ, हम इसकी यहाँ पे एज एडवेंचर रजिस्टर करवाने के लिए आए हैं। ये कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, पर उससे पहले मैं तुम सभी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये एक आदमी होता है जिसका नाम रेस होता है और ये एक मर्चेंट टाइप का इंसान होता है। ये इन्हें बताता है कि मैं मिस आर्या के पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। आर्या से पूछती कि वो किस तरह की रिक्वेस्ट है। आर्नोल्ड से बताता है कि रेस दरअसल किसी को ढूंढ रहा है जो कि डिपेंडेबल हो। ये से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो रिक्वेस्ट क्या है। ये इन्हें बताता है कि ये जर्नी 7 से 8 दिन की होने वाली है जहाँ पे आप लोग मुझे कंपनी दोगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। वोल्कन इन्हें बताती है ये तो काफी अच्छी बात है, पर मैं अपनी दुकान को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। दरअसल एक बुक है जिसे मुझे कंप्लीट करना जरूरी है और उसमें मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। तो ये से कहती है कि हम वर्क को यहाँ पे मना नहीं कर सकते। वोल्कन इसे कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। तभी यहाँ पे स्टेला से पूछती है कि आखिरकार हम किसे डिफेंड कर रहे हैं, हमें ये तो बताओ। यहाँ पे रेस से बताता है कि मैं तुम्हें इन पर्सन दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार हम किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये फिर इन एक तहखानी जैसी जगह पे ले आता है जहाँ पे एक बड़ी सी चीज रखी हुई होती है। पर जब रेस इन सभी को वो चीज दिखाता है तो स्टेला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि और कुछ नहीं, ये स्टेला का पुराना शरीर होता है, यानी कि अर्थ ड्रैगन का स्केलेटन जो कि ऑक्शन में इसने खरीदा होता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, रेसेस इन्हें यहाँ पे अर्थ ड्रैगन के शरीर को दिखाता है और स्टेला इसे देखती हैरान हो जाती है। यहाँ रेसेस ने बताता है कि स्केलेटन को इसने यहाँ पे ऑक्शन के दौरान खरीदा होता है। उतने में यहाँ पे तामा स्टेला से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये इसे बताती है कि इस शरीर को देख के मुझे वो पल याद आ रहा है जब तुमने मुझे मारा था और मुझे सचमुच काफी अच्छा लग रहा है, मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा है। इसकी बात सुन के तामा समझ आता है कि ये बिल्कुल ठीक है। उतने में यहाँ पे आर्नोल्ड आ जाता है जो कि आर्या को कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और ये होता है एक मेटल की चीज जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे ये बी रैंक में प्रमोट हो चुकी है। ये चीज देख के वोल्कन काफी खुश होती है और वो आर्या को कांग्रेट्स करती है। वो इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर ये लोग अगले दिन निकल जाते हैं रेसेस के साथ ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके और वोल्कन यही रुक जाती है, पर वो उन्हें बताती है कि उसका काम खत्म होते ही वो उनका साथ देने के लिए आ जाएगी। पर कुछ ही देर के बाद कुछ मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर आर्या, स्टेला और तामा मिलकर इन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और अपने सफर को जारी रखते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जो रेसेस होता है वो इनके लिए फ्लावर लाता है। वो इसे यहाँ पे आर्या को देता है। वो इसे बताता है कि लिलीज है जो कि वैली की यहाँ पे मिलता है और ये काफी सुंदर है। रेसेस ने बताता है कि ये फ्लावर मेरी फियांसे एलिजा का सबसे फेवरेट फ्लावर है। जब मैं जवान हुआ करता था तो ये फ्लावर मैं हमेशा अपनी फियांसी के लिए लेके जाया करता था, उसे ये काफी ज्यादा पसंद थे। इसकी बात सुन के आर्या से कहती तो फिर आप लोग यहाँ पे शादी करने वाले हो क्या। ये इसे कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। ये फिर इससे पूछते है कि आखिरकार आप उस ड्रैगन स्केलेटन का क्या करने वाले हो। रेसेस ने बताता है कि दरअसल एक मर्चेंट है जो कि मेरा दोस्त है जिसने हाल ही में यहाँ पे रेयर मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया है, उसे ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ, मुझे शक है कि यहाँ पे ग्रेट वॉर शुरू होने वाला है। इसकी बात सुन के तामा को उस आदमी की बात याद आती है जिसने कहा था कि जब ताकतवर लोग जागेंगे तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। तामा समझ जाता है कि उसके कहने का मतलब क्या था। रेसेस फिर इन्हें कहता है कि हम ग्लैडस्टोन कल तक पहुंच जाएंगे तो आज हम यहीं पे रेस्ट करेंगे। ये लोग फिर रात को यहीं पे सो जाते हैं, पर तामा को बाहर से कुछ अजीब चीज होने की एहसास होता है तो वो बाहर चले जाता है। और जब वो बाहर जाके देखता है तो ये देखता है कि आसपास काफी धुंध होती है और कुछ अजीब सी चमकीली चीजें जो है वो पूरे जंगल में फैल चुकी है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या है। उतने में आर्या को भी होश आ जाता है और वो सोचती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। उतने में यहाँ पे रेसेस भी उड़ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नया लेब्रिंथ फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए, वरना हम यहाँ पे फंस के रह जाएंगे। ये लोग फिर अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने लग जाते हैं ताकि ये लोग यहाँ पे फंस ना जाए। पर डेंजुंग को फॉर्म होते देख आर्या कहती है कि हम कुछ समय
के बाद इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे। ये लोग फिर उस जगह से बाहर निकल आते हैं और यहाँ पे रेसेस ने कहता है कि अब सब कुछ ठीक है और अगर तुम लोग चाहो तो तुम उस डेंजुक को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इसकी बात सुन के आर्या इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करती है और स्टेला और तामा को लेके ये लोग यहाँ पे इस डेंजुक को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। पर जाते हुए तामा इसके ऊपर यहाँ पे लाइन की ब्लेसिंग दे देता है ताकि आर्या को कोई चोट ना पहुंचे। ये देखने के बाद आर्या इसका शुक्रिया करती है। वहीं पे स्टेला यहाँ पे रैम्पेज के लिए रेडी हो चुकी होती है। इसे देख के यहाँ पे आर्या को एक बात याद आती है जो कि वॉल्कन ने इसे कही थी। इसे एक लेटर दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर स्टेला एक साथ काम करेगी तो वो प्रॉमिस करती है कि वो तामा को उसे यहाँ पे होल्ड करने के लिए देगी। इसके बाद सुन के यहाँ पे स्टेला बिल्कुल सीधी हो जाती है और इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं एक साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। पर तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है जो कि इन्हें अपनी तरफ बुला रही होती है। उतने में यहाँ पे एक रोशनी आ जाती है जो कि इन्हें कहीं ले जाने लग जाती है। पर उस रोशनी का पीछा करते हुए इनके सामने एक जायंट एप आ जाता है जो कि सी रैंक का होता है। पर इसे देखते ही यहाँ पे स्टेला इसे अपनी तरफ भटकाने लग जाती है ताकि यहाँ पे आर्या सही मौका देख के इसके ऊपर हमला कर सके और तामा इस चीज के लिए इसकी तारीफ भी करता है। इसके बाद आर्या इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके इनको मार गिराती है। आर्या फिर यहाँ पे स्टेला की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने काफी अच्छा टीम वर्क दिखाया। पर स्टेला इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं, मैंने ये तामा के लिए किया ताकि मैं उसे होल्ड कर सकूं। उतने में यहाँ पे इन्हें दोबारा से आवाज आती है जो कि इन्हें कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा रही हो क्या। ये इसे कहती है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम वहाँ पे आ रहे हैं। वो आवाज इन्हें कहती है कि नहीं, हम ही सामने आते हैं और ये लोग देखते हैं इनके सामने दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियां आ जाती है। यहाँ पहली लड़की जिसका नाम फ्री होता है वो इसे बताती है कि वो एक हाई ड्राइड है और दूसरी लड़की का नाम लिली होता है जो कि इन्हें बताती है कि वो एक हाई पिक्सी है। इन्हें देख के स्टेला इनसे पूछती है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। तभी आर्या से बताती है कि ये फेरीज है जो कि फॉरेस्ट लेबिरिंथ में रहती है। यहाँ पे आर्या फिर इनसे अच्छे से बात करती है और इन्हें कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। उतने में यहाँ पे जो फेरी होती है वो यहाँ पे तामा को गोद में उठा लेती है और कहती है ये काफी ज्यादा क्यूट है। पर ऐसा करते देख स्टेला कहती है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मुझे उसे उठाने दो। पर यहाँ पे तामा इसे समझाता है कि स्टेला अपने आप को शांत करो और ये सब करना बंद करो, ये लोग डर रहे हैं। ये इसे बताती है कि हमें इनसे तमीज से बात करने की क्या जरूरत है, ये लोग तो हमें ट्रैप में फंसा रहे थे ना। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस इस किटन के दोस्त बनना चाहते थे, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पे लाए। इसके बाद हम देखते हैं फेरी यहाँ पे कुछ अजीब चीजें करने लग जाती है जिस वजह से शरीर चमकने लग जाता है। कुछ ही देर में इनके सामने एक ट्रेजर चेस्ट आ जाता है जो कि आर्या को दे देती है और इसे बताती है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसी चेस्ट को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो। आर्या जब उस चेस्ट को खोलती है तो इसे एक पोशन का बोतल मिलता है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है दिखने में। ये इसे कहती है कि तुम दोनों का शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। फेरी इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे और भी ऐसे काफी सारे चेस्ट है जो कि तुम्हें काफी आसानी से मिल सकते हैं। लिली फिर इन्हें बताती है कि अगर तुम्हें बड़ा चेस्ट चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे एक पेड़ में लगी हुई चाबी को निकालना पड़ेगा, पर वहाँ पे मधुमक्खियां है, उन मॉन्स्टर्स को हरा के तुम्हें उस चाबी को लेना पड़ेगा ताकि तुम उस दरवाजे को खोल सको। हम तुम्हारे लिए विश करते हैं। और ये लोग इन्हें चेयर करने लग जाते हैं। उतने में ये तीनों मिलके यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। तामा यहाँ पे एयर हॉलिंग का यूज करता है ताकि मधुमक्खी को यहाँ पे होश ना रहे और वहीं पे आर्या अपने वेपन का यूज करके इन्हें मार गिराती है। तभी फेरी और लिली यहाँ पे तामा को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और साथ ही साथ ताकतवर भी। तभी यहाँ पे आर्या से पूछती है क्या ये कि किसी ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है क्या। लिली से बताती है ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ये बॉस की रूम के दरवाजे की चाबी है जहाँ पे अगर तुम बॉस को हरा दोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक बड़ा सा चेस्ट मिलेगा, उसके अंदर क्या है वो हमें भी नहीं पता। तो ये कहती है कि अगर वो बॉस रूम है तो वहाँ पे वैल्यूएबल आइटम होंगे, पर वहाँ जाने से पहले यहाँ पे हमें एक जगह रुक के रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि हम रिकवर कर सके। इसकी बात सुन के लिली से कहती है कि ठीक है पर हम भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। ये इसे पूछती है कि ऐसा क्यों। फेरी से बताती है कि हम हमेशा से यहाँ पे इंसानों के टाउन को यहाँ पे विजिट करना चाहते थे। आर्या फिर इन्हें टाउन के यहाँ ले आती है और इस जगह को देख के लिली और फेरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसी वजह से ये दोनों बिना सोचे समझे यहाँ भागने लग जाते हैं। पर आर्या इन दोनों को डांट के समझाती है कि तुम दोनों को ऐसे नहीं भागना चाहिए, अगर तुम खो गए तो क्या होगा। ये लोग फिर इससे माफी मांगते हैं। फिर आर्या ने कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें टाउन घुमाती हूँ, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। उतने में यहाँ पे ये लोग एक शॉप के पास चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें कैंडी जैसी चीज मिलती है जो कि यहाँ पे फेरी खा लेती है और उसे वो काफी अच्छा लगता है। ये चीज देख के यहाँ पे दुकानदार इनसे पूछता है कि तुमने ये खा तो लिया पर तुम्हारे खाने के पैसे कौन देगा। तभी यहाँ पे आर्या कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। फेरी फिर लिली से पूछती है कि हमने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। लिली से कहती है कि मुझे लगता है। तभी यहाँ पे आर्या से कहती है कि चिंता मत करो, तुम इसे खा सकती हो। तो फेरी इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करती है और ये दोनों जब इसे टेस्ट करते हैं तो इन दोनों को इसे खाने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। आर्या फिर उस पोशन को रेसेस के पास ले आती है और
और इसे इस चीज को देखने के बाद इसे बताता है कि ये ड्रॉप ऑफ ट्रूथ है। इस पोशन को किसी को पिलाने के बाद वो यहाँ पे सिर्फ सच ही बोलेगा और ये आइटम काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इसी वजह से इनकी कोई प्राइसिंग नहीं होती कि किस चीज में बिक सकता है। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम इसे अपने पास रख लो। उतने में यहाँ पे लिली आ जाती है और साथ ही साथ फेरी भी, जो कि आर्या को कुछ बताने के लिए आए होते हैं। पर रेसेस जैसे फेरी और लिली को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक में होता है। तभी यहाँ पे स्टेला आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि मैंने इन दोनों को रोकने की कोशिश की पर वो तुमसे मिलना चाहते थे। रेसेस फिर इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा शौक हो गया क्योंकि पहले मैंने कभी भी फेरीज को नहीं देखा, पर हाँ मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। पर रेसेस का ऐसा रिएक्शन देख के ये लोग भी थोड़े हैरान होते कि आखिरकार उसे क्या हुआ। फिर हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग नहाते हैं और उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। पर यहाँ पे स्टेला जो है वो तामा को हाथ लगाने की कोशिश करती है पर तामा उसे यहाँ पे खरोच देता है, जिस वजह से वो रोने लग जाती है। आर्या फिर तामा को समझाती है कि उसने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, आज तुम उसे छूने दे सकते हो। तो तामा को ना चाहते हुए भी यहाँ पे उसके सामने आना पड़ता है। उसके बाद स्टेला यहाँ पे उसे छूती है जिससे उसे काफी अजीब लगता है, पर स्टेला को काफी अच्छा लग रहा होता है और इसे ऐसा करते हुए देख आर्या सोचती है कि लगता है स्टेला तामा से सचमुच काफी प्यार करती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे हम वॉल्कन को देखते हैं जो कि आर्या से मिलने के लिए आई होती है। पर तभी यहाँ पे इसके सामने एक स्केलेटन आ जाता है जिसे देख के ये सोचती है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। पर वॉल्कन अपने हथौड़े की मदद से इस स्केलेटन को यहाँ पे तबाह कर देती है। तभी इसे यहाँ पे एक बेल की रिंग सुनाई देती है, पर जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे कोई नहीं होता। पर हम वॉल्कन के पाँव के नीचे देखते हैं जहाँ पे वही फ्लावर्स होते हैं जो कि रेसेस अपने वाइफ के लिए चुना करता था। यहाँ पे एक ग्रेव भी होती है, वही हमें आर्या के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उस की मदद से बॉस का रूम यहाँ पे खोल देती है। पर इन लोगों के साथ फेरी और लिली जाने से मना कर देते हैं। वो इन्हें कहती है कि हम लोग यहीं पे तुम लोगों का इंतजार करेंगे। पर उन लोगों के अंदर जाते ही हम किसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन दोनों को देख रहा होता है। वही ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं इनके सामने बी रैंक का यहाँ पे टॉरेंट ड्रेक आ जाता है जो कि काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है। वो इन्हें देखते ही इनके ऊपर हमला कर देता है, पर यहाँ पे स्टेला अपनी शील्ड की मदद से इसे डिफेंड कर देती है और उसे भटकाने लग जाती है ताकि आर्या और तामा सही वक्त देख के इनके ऊपर हमला कर सके। जैसे स्टेला यहाँ पे उस मॉन्स्टर को पकड़ती है वैसे ही यहाँ पे तामा को एकदम सही मौका मिल जाता है क्योंकि वो बिल्कुल खुला होता है। वो यहाँ पे अपने फायर मैजिक का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है जिससे ये मॉन्स्टर जलने लग जाता है क्योंकि इसका पूरा शरीर वुड से बना हुआ होता है। उतने में यहाँ पे आर्या अपने वेपन का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। और मॉन्स्टर के खत्म होते इनके सामने एक ट्रेजर बॉक्स अपीयर हो जाता है जहाँ पे एक लेटर होता है और उसे खोलते ही इन्हें पता चलता है ये सील्ड मैजिक है। पर ये लोग इसे पढ़ नहीं पा रहे होते क्योंकि ये एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। पर कुछ ही देर में इन स्क्रोल्स के अंदर से लाइट आने लग जाती है और वो लाइट सीधा यहाँ पे आर्या के अंदर घुस जाती है और आर्या के अंदर घुसते ही वो लाइट खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्या को एंशिएंट होली स्केल मिल चुकी है जो कि उसके लिए काफी अच्छी होती है। ये लोग फिर बाहर आ जाते हैं, पर बाहर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि फेरी और लिली यहाँ से गायब है और उनके खाने का जो आइटम है वो यहाँ पे गिरा हुआ होता है। सीन फिर रेसेस के यहाँ पे जाता है जो कि कह रहा होता है कि बस कुछ समय और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। एलिसा वो यहाँ पे अपनी वाइफ की फोटो के यहाँ देख रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आर्या, तामा और स्टेला को जो कि डेंजन क्लियर करके आ जाते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ से लिली और फेरी गायब हो चुकी होती है और उनका जो खाना है वो यहाँ पे गिरा हुआ होता है। ये देख के इन लोगों को इन दोनों के बारे में चिंता होने लग जाती है। इस वजह से ये लोग पूरे जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और तामा को किसी अजीब आदमी की स्मेल भी आती है। पर काफी ढूंढने के बावजूद इन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता तो ये लोग वापिस आ जाते हैं। वापिस आने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्कन आ चुकी होती है जो कि इन्हें कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे ज्यादा ही समय लग गया पर मैं यहाँ पे अब आ चुकी हूँ। पर वॉल्कन देखते है कि इन लोगों के चेहरे लटके हुए होते हैं तो ये इन दोनों से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों को हुआ क्या है। आर्या फिर वॉल्कन को सारी चीजें बता देती है कि फेरी और लिली गायब हो चुके हैं जिनसे ही यहाँ पे डेंजुंग के वहाँ पे मिले थे और वो इसीलिए यहाँ पे आसपास उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर अब तक उनका कोई पता नहीं चला इन्हें। तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को लेके आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो। और गेटस्टोन ने यहाँ पे मिस आर्या को बुलाया है और अगर आप बुरा ना मानो तो आप भी हमारे साथ आ सकती हो। वॉल्कन इससे पूछती है कि आप मेरे बारे में बात करो, ये इसे कहता है कि हाँ। पर इसे यहाँ पे ऐसा देख सभी औरतें जो है वो यहाँ पे इनके बारे में बात करने लग जाती है। वही वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे स्टेला को देख के कहता है कि तुम सचमुच काफी ताकतवर लगती हो और उसी के साथ तुम काफी खूबसूरत भी हो। मिस्टर अर्ल तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुश होंगे। इसकी बात सुन के ये इसे कहती कि चाहे तुम्हारा जो भी ऑफर हो मैं तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती हूँ। आर्या भी इसे समझाती है कि हम यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे इसी वजह से हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। पर वॉल्कन इसे कहती कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। तो ये आदमी इन्हें कहता है कि ठीक है, मैं तुम सभी का यहाँ पे कैरेज में बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये दोनों फिर से पूछते कि तुमने उनके साथ जाने के लिए यहाँ पे हाँ क्यों भरी। ये इसे बताती कि मैंने अर्ल के बारे में कुछ र्यूमर सुने हैं और वो किडनैपिंग से रिलेटेड है। इसके बाद सुन के आर्या चिल्ला देती है तो ये इसे कहती है कि अपना मुंह बंद करो, उनको इस बारे में
में पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे गायब होते जा रही है और मुझे लगता है लिली और फेरी को भी अर्ल ने यहाँ पे किडनैप किया है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अर्ल के महल के यहाँ पे आ जाते हैं और अर्ल इनका स्वागत करता है, पर वो सचमुच काफी बदसूरत होता है। वो देखते ही इन्हें कहता है कि तुम तीनों ही मेरी बीवियां बनोगी। इसकी ये बात सुन के तामा सोचता है कि सचमुच ये जैसा रूमर्स में था उतना ही बड़ा एक क्रीप है। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा सर्वेंट इनके लिए यहाँ पे ड्रिंक्स लाता है और इन्हें कहता है कि आपको इसे पी के रिलैक्सेशन हो जाएगी। ये इन्हें बताता है कि तुम जैसे कॉमनर्स को ऐसी ड्रिंक कभी पीने को मिली नहीं होगी, तो पी और खुश रहो। पर वॉल्कन ये पीने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे प्यास नहीं लगी। पर अर्ल इन्हें कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें पी सकती हो, ये काफी अच्छा है। वही तामा यहाँ पे लायन किंग की ब्लेसिंग को एक्टिव कर देता है और इन सभी के ऊपर छिड़क देता है, जिस वजह से जो भी चीज इसके अंदर मिली होती है उनका इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और ये देख के अर्ल अपने सर्वेंट से पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर उतने में स्टेला यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और इनसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि लिली और फेरी कहाँ पे है। ये इसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये इसे कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये इसे कहता है कि मुझे सचमुच उनके बारे में कुछ नहीं पता। आर्य फिर स्टेला को इसे छोड़ने के लिए कहती है और इसे माफी मांगती है, पर ये इसे कहता है कि तुम सभी को डेविल्स ने पोजेस कर लिया है और अगर मुझे तुम सभी को अपनी वाइफ बनाना है तो मुझे अपने फैमिली का सीक्रेट मेथड यूज करना पड़ेगा और तुम्हारी बॉडी और सोल को यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। उतने में यहाँ पे इसके बाकी साथी आ जाते हैं जो कि इन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और इन्हें देख के स्टेला कहती है ये तो काफी अच्छा हुआ, मेरे हाथ में काफी समय से खुजली हो रही थी। तभी तामा इसे कहता है कि नहीं, अभी हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए और तुम भी इनमें से किसी को भी नहीं मारोगी। आर्या फिर इसे कहती है कि हम यहाँ पे मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते, हमें बता दो कि फेरी और लिली कहाँ पे है। उतने में यहाँ पे एक गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि 100 की एक पूरी आर्मी इन्हीं की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने शहर में हमला कर दिया और लोगों के पीछे पड़ चुके हैं, वे एक एक करके लोगों को मारे जा रहे हैं। और ये चीज सुन के अर्ल काफी घबरा जाता है और इन्हें कहता है कि चलो हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं। पर इसका सर्वेंट इसे बताता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, हर जगह यहाँ पे 100 है, हम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते, हमें ऊपर जाना चाहिए। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वही आर्या कहती है कि हमें बाहर जाने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। वही हम बाहर देखते हैं 100 की पूरी एक आर्मी को जो कि यहाँ पे लोगों का पीछा कर रहे होते हैं और लोग इनसे डर के भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई एडवेंचर्स नहीं होते। पर उतने में यहाँ पे आर्या और बाकी लोग आ जाते हैं जो कि इनकी मदद करते हैं और सभी को कहते हैं कि हिल की तरफ जाओ। और दूसरी ओर स्टेला यहाँ पे एक भी स्केलेटन को नहीं छोड़ रही होती है, वो एक एक करके सबका कचूमर निकाल रही होती है। वही वॉल्कन यहाँ पे एक लड़की को बचा लेती है जिसके ऊपर स्केलेटन ने हमला कर दिया होता है और वो उसे गोद में उठा लेती है क्योंकि वो चल नहीं पा रही होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे स्केलेटन की पूरी आर्मी ने घेर लिया होता है और उतने में यहाँ पे वॉल्कन आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि हमें स्पिल्ट हो रहना चाहिए ताकि हम चीजों का पता लगा सके। ये लोग यहाँ पे रेस के यहाँ पे जाने की बात करते हैं। वही वॉल्कन ही कहती है कि मैं बाकी लोगों की मदद करूंगी इस लड़की की समेत। और आर्या, ताम और स्टेला यहाँ पे रेस के यहाँ पे जाने लग जाते ताकि वो पूछ सके कि ये सब चल क्या रहा है। वही यहाँ पे अर्ल के यहाँ पे स्केलेटन इसके घर के यहाँ तक आ चुके होते हैं और ये लोग अब अपने घर के छत पे होते हैं। धीरे धीरे स्केलेटन इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग क्या करिए। वही हम रेस के यहाँ देखते हैं जहाँ पे वही यहाँ पे 100 को समन कर रहा होता है। ये देख के आर्या से पूछते तुम कर क्या रहे हो। वो इसे बताता है कि अर्ल ने मेरी फियांसे एलिजा को मारा था और मैं अब उससे बदला ले रहा हूँ। ये फिर यहाँ पे काफी सारे 100 को समन कर लेता है ताकि इनमें से कोई भी इन्हें रोक नहीं पाए। ये इन्हें बताता है कि मैं बेडली यहाँ पे एक दो स्केलेटन को पहले समन कर पाता था, पर अब मेरे पास फेरी और लिली की ताकत है, जिस वजह से मैं जितने चाहूँ उतने यहाँ पे स्केलेटन्स को समन कर सकता हूँ क्योंकि इनका माना काफी ज्यादा है और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये फिर दोबारा से इन दोनों से माना साक करने लग जाता है जिस वजह से इन दोनों को काफी तकलीफ हो रही होती है और इन्हें ऐसे में देख के आर्या कहती है कि हमें किसी भी हाल में उन्हें यहाँ पे बचाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सारी चीजें यहाँ पे तबाह हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेला का पुराना शरीर जो है वो यहाँ पे आ चुका होता है जो कि अर्थ ड्रैगन का होता है। ये देख के तामा कहता है कि हमें किसी भी हाल में इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सके। पर रेस ये सब देख के कहता है कि मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था रिवेंज के लिए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर यहाँ पे स्टेला कहती है कि नहीं, अभी तो चीजें शुरू हुई है और वो एक एक करके स्केलेटन को तबाह करने लग जाती है। वही आर्या भी यहाँ पे अपने स्केट ब्लेड का यूज करती है और इसके ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से इसे थोड़ा बहुत चोट पहुंचता है। पर हम देखते हैं अर्थ ड्रैगन को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और ये देख के तामा कहता है कि हमें यहाँ पे अर्थ ड्रैगन और रेस को भटकाना पड़ेगा ताकि आर्या वक्त मिलके यहाँ पे लिली और फेरी को बचा सके। और ये ऐसे ही करती है, ये दोबारा से स्केलेटन के ऊपर हमला कर देती है। वही हमें शहर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी शहर वाले एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं ताकि वो स्केलेटन का सामना कर सके। यहाँ पे काफी सारे स्केलेटन जो है वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर इससे पहले वो लोग इन्हें कुछ भी करते यहाँ पे वॉल्कन आ जाती है जो कि उन स्केलेटन के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे एक आग की दीवार खड़ी कर देती है ताकि कोई भी स्केलेटन इनके पास ना आ सके। वही दूसरी ओर यहाँ पे जो स्टेला है वो किसी तरह इस ड्रैगन के पास चली जाती है और उसके क्लॉथ को पकड़ लेती है और उसके बाद तामा अपने टेंटिकल्स का यूज करके इसे चारों ओर से बांध देता है। और ये देख के आर्या यहाँ पे अपने स्केट ब्लेड का यूज करके दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देती है और इस बार
बार इसके हमले से ये स्केलेटन तबाह हो जाता है। पर ये चीज देख के रेस काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो शायद से अब अपने रिवेंज ना ले सके। तभी यहाँ पे आर्या आ जाती है जो कि इसे समझाती है कि रेस तुम उस तरह के आदमी नहीं हो जो कि ऐसी चीजें करो। पर वो इसे कहता है कि नहीं, मैं अल को कभी भी माफ नहीं कर सकता, उसने मेरी फियोंसे को मारा है। तभी एक स्केलेटन इसके पास आने लग जाती है। ये समझ नहीं पाता ये किस तरह की स्केलेटन है, पर थोड़ी देर में इसे पता चलता है ये तो उसी की फियोंसे की स्केलेटन है जो कि इसे समझाती है कि तुम ये सब रोक देना चाहिए। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया था जब मैं जिंदा थी उतना काफी था, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए अब। तो रेस इसे कहता है ये सब मेरी गलती है, पर ये इसे समझाती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, पर वो यहाँ पे ये करके दूसरों को मुसीबत में डाल रहा है। इसके बाद ये सभी अनडेड को यहाँ पे अनसमन कर लेता है जिस वजह से सभी लोग यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे शहर के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं क्योंकि रेस ने जो भी यहाँ पे शहर में आतंक मचाया उस वजह से आल यहाँ पे उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट करने वाला है। वही हमें आल के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने आप को तैयार करा होता है ताकि वो सबको दिखा सके कि कितना ताकतवर है। पर तभी यहाँ पे आर्या आ जाती है जो कि इसके लिए चाय लाती है और इसे बताती है ये चाय सचमुच काफी ज्यादा महंगा है और जब ये इसे पीता है तो इसे सचमुच काफी अच्छा लगता है। सीन फिर रेस के यहाँ पे जाता है जहाँ पे अब उसे एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। तभी रेस आल को कहता है कि मैं अपना रिवेंज लेके रहूंगा, मुझे पता है कि तुमने ही अलीसा को मारा है। ये इसे कहता है कि हाँ मैंने ही तो उसे मारा है और मैं ये सबके सामने एडमिट करता हूँ। पर ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये अपने मुंह से ये बातें क्यों कह रहा है। हमें फिर पता चलता है दरअसल आर्या ने इसकी चाय में यहाँ पे तुरंत पोषण डाल दिया होता है जिस वजह से अब ये सच्चाई बोलेगा। ये फिर यहाँ पे इसे तरह तरह के सवाल पूछने लग जाती है और अल ना चाहते हुए भी यहाँ पे सारी सच्चाई बता देता है जिस वजह से सभी लोग इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और इसको और इसके सर्वेंट को बहुत बुरी तरह मारते हैं। इसके बाद रेस यहाँ पे इनका शुक्रिया करता है ये चीज करने के लिए, पर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ बताया जाता है कि आल और उसके सर्वेंट को लाइफ टाइम प्रिजन की सजा दी गई है क्योंकि उसने यहाँ पे इतने लोगों को मारा है और वही रेस की यहाँ पे डेथ सेंटेंस को हटा दिया गया है और उसे कुछ समय के लिए प्रिजन में डाल दिया गया है। हम फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे ये सब यहाँ पे नहा रहे होते हैं और यहाँ पे तामा को सचमुच काफी मजा आ रहा होता है और तामा फैसला कर चुका होता है कि वो हर चीज में अपने मास्टर का साथ देगा चाहे जो हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये लोग दोबारा से शहर के यहाँ पे जा रहे होते हैं, पर स्टेला इन दोनों को देख के कहती है कि फेरी और लिली क्या तुम दोनों वापस से वुड्स के यहाँ नहीं जाओगी क्या। ये इसे बताती है कि नहीं, हम यहाँ पे तामा के साथ रहना चाहते हैं, तामा हमें काफी अच्छा लगता है और हाँ इंसानों में अभी हमें थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगा है, इस वजह से हम इंसानों के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तभी आर्या कहती कि तामा देखो हम घर वापिस आ गए, ये वही शहर है जहाँ हम पहली बार मिले थे। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लोग गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं और गिल्ड में आते ही यहाँ पे आंडोल्ड इनका वेलकम करता है एक बड़े से हक के साथ जिससे वो लगभग इन्हें कुचल ही देता है। पर सभी लोग इनकी तारीफ करते हैं क्योंकि इन लोगों ने एस रैंक के अनडेड ड्रैगन मॉन्स्टर को हराया होता है। आंडोल्ड फिर आर्या को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए और स्टेला के लिए कुछ है। ये यहाँ पे एक सिल्वर एडवेंचरस टैग होता है। ये देख के आर्या कहती है कि क्या ये वही चीज है क्या। ये इसे बताता है कि हाँ तुम एक ए रैंक के एडवेंचर में प्रमोट हो चुकी हो और एस्टेला यहाँ पे बी रैंक के एडवेंचर में प्रमोट हो चुकी है। ये फिर पूछती है कि वॉल्कन क्या। ये इसे बताती है कि वॉल्कन अपने करंट रैंक में रहना चाहती है, उसने यहाँ पे खुद से अपनी प्रमोशन नहीं ली। वॉल्कन कहती है कि हाँ मुझे स्मिथिंग की स्लो लाइफ काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं ले रही हूँ। इसके बाद ये लोग यहाँ पे पार्टी करने लग जाते हैं। तभी आंडोल्ड इन्हें बताता है कि ग्लैडस्टोन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आया है जो कि 10 साल के फ्रूट प्रिजर्व्स होते हैं। ये देख के तामा सोचता है कि ये सारी चीजें तो हमारे रूम में फिट ही नहीं आएंगी और वैसे भी अब ज्यादा लोग हो चुके हैं, आखिरकार ये सब हम कहाँ पे रखेंगे। ये फिर वॉल्कन को कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे काफी बड़ी जगह है ना, हम इन सबको वहाँ पे रख सकते हैं। पर ये से कहती है कि मेरे पास पहले से वहाँ पे काफी सारा सामान है, हम वहाँ पे ये चीजों को नहीं रख सकते। तभी आंडोल्ड इसे कहता है कि मेरे हिसाब से अब समय आ चुका है कि तुम छोटे रूम को छोड़ के एक बेस को सेट कर लो। ए रैंक के एडवेंचर्स को काफी डायरेक्ट काम मिलते हैं जिस वजह से उनका रिवॉर्ड भी काफी बड़ा होता है और इसीलिए तुम काफी बड़ी जगह को काफी आसानी से रेंट कर सकती हो। आर्या की बात सुन के कहती है कि हाँ मैं एक बड़े से हाउस को रेंट कर सकती हूँ, हम कल पूरे दिन यहाँ पे एक बड़े से घर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये लोग फिर अगले दिन हैंड ओवर फील्ड रियल एस्टेट के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि इन्हें कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया सा घर है, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर आप मुझे बता दीजिए कि आपकी नीड क्या है। ये लोग इसे बताते हैं कि इन्हें एक बड़ा सा किचन और एक गार्डन चाहिए और भी अलग अलग चीजें। पर आर्या इससे पूछती है कि आपके पास सचमुच ऐसी जगह होंगी क्या, क्योंकि मुझे ये इम्पॉसिबल लगता है। पर ये आदमी ने बताता है कि मेरे पास एक ऐसी लोकेशन है जो कि आपको काफी सस्ते में पड़ जाएगी। ये फिर इन सभी को उस लोकेशन पे ले आता है और ये घर इन्हें देखने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे किचन जो है वो काफी बड़ा होता है, साथ ही साथ बेडरूम का एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा होता है जहाँ पे ये काफी सारे लोग काफी आसानी से सो सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे गार्डन भी होता है। तभी यहाँ पे स्टेला से पूछती कि टब कहाँ पे है। ये इसी टब के यहाँ पे ले आता है जो कि एक ओपन बात होता है। ये ने बताता है कि ये बात खुले में, इसी वजह से कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। पर स्टेला इसे कहती है कि ये तो काफी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम कंफर्टेबल होके काफी आसानी से नहा सकते हैं। तो आर्या इसे कहती कि ठीक है मैं इस जगह को लेने के लिए
तैयार हो। ये फिर तामा के साथ शरारत करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें काफी सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी तामा। ये लोग फिर कुछ समय के बाद अपना जो सामान है वो यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। पर यहाँ पे स्टेला काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो तामा को यहाँ पे पेट कर रही होती है, क्योंकि इसने यहाँ पे काफी ज्यादा मदद की होती है। इसी वजह से आर्या ने यहाँ पे इस बार इसे चांस दे दिया होता है तामा को यहाँ पेट करने का। पर हम देखते हैं यहाँ पे ये तामा को अपने बलून्स में दबा लेती है। पर ये देख के आर्या थोड़ी चिंता में आ जाती है क्योंकि उसने अलाउ नहीं किया था कि वो उसके बलून में चढ़ सकता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद यहाँ वॉल्कन आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि मैं तुम सभी के लिए यहाँ पे श्रिम्प लाई हूँ, और यहाँ पे मीट भी होता है, जो देख के स्टेला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये लोग खाना बनाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं जिसमें इन सभी को काफी मजा आता है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब सो जाते हैं और आर्या और वॉल्कन एक दूसरे से चिपक करे होते हैं। बीच में यहाँ पे तामा पेश के रह जाता है, पर तामा बीच में उड़ जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ काम करना होता है। तामा हमें बताता है कि दरअसल पिछली बार बैटल के दौरान इसे यहाँ पे एक नई स्किल मिली थी और उसी को यह टेस्ट करने वाला होता है। इसका नाम यहाँ पे होता है एलिमेंट ब्लास्ट। पर उसी के साथ ही देखता है कि इसके पास वेनोमुथ के थर्ड फॉर्म में यहाँ पे इवॉल्व होने का ऑप्शन आ चुका होता है। ये देख के ये सोच में पड़ जाता है कि सेकंड लेवल इतना खतरनाक हो सकता है तो यहाँ पे थर्ड लेवल कितना ज्यादा खतरनाक होगा। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इवॉल्व होने के बाद दोबारा से नॉर्मल बन सके, तो इस चीज को ये सिर्फ सेफ्टी के समय यूज करेगा। उतने में यहाँ पे स्टेला आ जाती है जिसे देख के ये घबरा जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और आखिरकार तुम ऐसे जाग कैसे गई। ये इसे बताती है कि जब मैं सो रही थी तो मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, उसके बाद मैं उठ गई। ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ करना, तुम जाके यहाँ पे सो सकती हो। पर ये इसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है और मुझे जब तक नींद नहीं आएगी जब तक वो चीज तुम मुझे बता नहीं देते। ये इसे बताता है कि तुम्हें याद है कि मैंने सेकंड फॉर्म में आने के बाद तुम्हें हराया था। ये इसे कहती कि हाँ ये वाला फॉर्म तुम्हारा क्यूट है पर वो वाला सचमुच काफी ज्यादा ताकतवर था। तो ये इसे बताता है कि अगर मैं कहूँ कि उससे भी ताकतवर मेरी एक फॉर्म है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। ये इसे कहती है कि सचमुच तुम्हारे पास इतनी ताकत है क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तामा प्लीज जल्दी से इवॉल्व हो जाओ ताकि हम वो चीज कर सके। इसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे अपना सीट दे दो। ये देख के तामा घबरा जाता है और भागने लग जाता है, पर स्टेला इसका पीछा नहीं छोड़ती और ये लोग रात में इधर उधर भागने लग जाते हैं। हमें फिर सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्कन काफी फ्रेश फील कर रही होती है और कह रही होती है कि आज कितनी अच्छी सुबह है। पर स्टेला अभी भी यहाँ पे इसे कह रही होती है कि मुझे अपना सीट दे दो, जो देख के तामा काफी अजीब फील कर रहा होता है। तभी आर्या यहाँ पे फेरी को कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ क्या। ये इसे कहती है कि हाँ। ये इसे कहती है कि मैं यहाँ पे यार्ड में प्लांट्स लगाने चाहती हूँ, क्या उस चीज के लिए तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या। दरअसल मेरा होम टाउन लुमिनस जो है वो पूरी तरह ग्रीनरी से भरा है, हर जगह वहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। ये इसे कहती कि हाँ मैं जरूर से चीज में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। पर इन्हें देख के तामा सोच रहा होता है क्या हाइड्रेट और हाई पिक्सी के पास ऐसी भी ताकत है कि वो पेड़ उगा सकते हैं। हम फिर देखते हैं फेरी और लिली मिलके यहाँ पे एक ड्रम को बजाने लग जाते हैं जिस वजह से यहाँ पे पेड़ उग जाता है। पर ये देख के वॉल्कन इन्हें रोकती है तो सभी लोग इसे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब बताती है कि एक वर्ल्ड ट्री है और वर्ल्ड ट्री के अंदर मिथिकल पावर्स होती है जो कि आसपास की जगहों को हरा कर देती है और उसी के साथ इसके यहाँ पे अल्ट्रा रेयर ओड्स भी मिलते हैं। वॉल्कन फिर फेरी से पूछती है क्या तुम नॉर्मल ट्रीज को इसके आसपास ग्रो कर सकती हो क्या। ये से कहती है कि हाँ, तो प्लीज इसके आसपास यहाँ पे नॉर्मल ट्रीज को ग्रो कर दो ताकि इस बारे में किसी को पता ना चल सके। और ये ऐसे ही करती है, ये कुछ ही देर में नॉर्मल ट्रीज को आसपास लगा देती है जिससे बाहर दिखना बंद हो जाता है। तो वॉल्कन कहती है कि अच्छा हुआ कि इस बारे में किसी को पता नहीं चला। आर्या से कहती है कि हाँ अगर इस बारे में किसी को पता चलता तो काफी बखेड़ा क्रिएट हो जाता। उतरे में वॉल्कन देखती है कि जो स्टेला है वो यहाँ पे एक चमकीले पानी के साथ खेल रही होती है और इस चीज को देख के वॉल्कन हैरान हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। ये फाउंटेन ऑफ लाइफ का पानी है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और किसी भी चोट को काफी आसानी से क्लियर कर सकता है और इन चीजों को अपने गार्डन में रखना है इसका मतलब हम मुसीबत को खुद ही दावत दे रहे हैं। पर लिली से बताती है कि ये स्किन के लिए काफी अच्छा है और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी को भी इससे फायदा होगा। तो ये लोग इसे कहते हैं कि जब तक इस बारे में किसी को पता नहीं चलता तब तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये लोग उस पानी को फिर बॉटल में डाल लेते हैं और उसे बताते हैं कि जो फेरिस ये सारी चीजें कर सकती है उन सबको यहाँ पे किडनैपिंग का खतरा काफी ज्यादा होता है। इसकी बात सुन के ये दोनों ही काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पर तामा ये देख के काफी हैरान होता है क्योंकि वॉल्कन को यहाँ पे इन चीजों के बारे में काफी नॉलेज होती है। उसे पता होता है कि वो ब्लैक स्मिथ में काफी अच्छी है पर वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव है उसे पता नहीं था। वॉल्कन फिर इसे बताती कि कुछ देर में हम यार्ड के यहाँ जाएंगे जहाँ पे हम वहाँ पे मटेरियल निकालने की कोशिश करेंगे जो कि उस ट्री के नीचे है। ये से कहती है तो काफी अच्छी बात है पर जैसे कि तुम्हें पता है कि सिर्फ मैं ऑरिक्लिम्स को यहाँ पे हैंडल कर सकती हूँ। ये से कहती है कि हाँ मुझे पता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि दुनिया में कुछ ही आर्टिफैक्ट्स वाले यहाँ पे बना सकते हैं। ये से कहती है इस बारे में तुम्हें कैसे पता। आर्या से बताती कि मैंने इसे बुक में पढ़ा था। इस दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिथ होते हैं जिन्हें यहाँ पे नेशनल ट्रेजर घोषित कर दिया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं सिर्फ वही लोग कर सकते हैं और उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। पर तामा आप सोच में पड़ जाता है क्योंकि वॉल्कन ने अपनी रैंक की यहाँ पे प्रमोशन भी डिक्लाइन कर दी थी, कहीं वो भी यहाँ पे इनमें से कोई एक तो नहीं। तभी यहाँ पे आंड्रो
ओवरलोड आ जाता है, जो कि इन्हें कहता है कि सभी लोग क्या घर पे हो क्या। ये लोग इसे कहते हैं कि हाँ। तो ये इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इतनी सुबह तुम लोगों के घर आ गया, पर मेरे पास एक अर्जेंट क्विज है तुम लोगों के लिए और तुम ही लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हो। दरअसल कुछ मॉन्स्टर जो कि अपर लेवल में रहते हैं वो फर्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, जिस वजह से जो शुरुआत के एडवेंचर्स है वो यहाँ पे मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा नहीं पा रहे हैं और इस वजह से काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है। इसकी बात सुन के आर्या कहती कि ठीक है, हम कुछ ही देर में वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। यहाँ पे फेरी और लिली भी इनके साथ जाना चाहती है, पर वो नहीं कहती कि नहीं हम घर पे ही रहेंगे ताकि वो किसी के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। पर तामा इन्हें ना उदास करने के लिए आर्य को बताता है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा, तो इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्य भी फिर इन्हें कहती कि तामा तुम्हें अपने साथ लेना चाहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस चीज के लिए ये लोग तामा का शुक्रिया करते हैं। आर्य फिर इन्हें कहती है अब सब कुछ सेटल हो चुका है तो हम डेंजोंग में जाके चेक करते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। सीन फिर डेंजोंग के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे वॉल्कन जो है वो फेरी और लिली के लिए नए कपड़े बनाती है, जिसके लिए वो इसका शुक्रिया करते हैं। पर वॉल्कन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ही देर में यहाँ पे डी रैंक के हॉग गॉब्लिन और ई रैंक का गॉब्लिन आ जाता है, जिन्हें देख के तामा सोचता है कि डी रैंक का हॉग गॉब्लिन तो इस लेवल पे नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब सचमुच यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे फेरी और लिली कहती है कि हमें अपनी ताकत दिखाने दो, क्या आखिरकार हम फेरी असल में क्या कर सकती है। लिली फिर अपनी ताकत का यूज करके गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देती है और वो काफी आसानी से इस गॉब्लिन को यहाँ पे मार गिराती है। फिर यहाँ पे फेरी की बारी आती है, जो कि अपनी पावर्स का यूज करके हॉग गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देती है और सिर्फ एक ही वार से वो भी इस हॉग गॉब्लिन को हरा देती है। ये देख के तामा सोचता है ये दोनों ही ये मिड रेंज के अटैक काफी अच्छे से कर लेती है। अगर इन दोनों को सही पोजीशन दिया जाए तो ये हमारी पार्टी के लिए एकदम बढ़िया अटैकर्स हो सकती है। तभी इन्हें एक आवाज आती है जो कि मीनाटोर की होती है, जो कि यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, पर स्टेला इसे बताती है कि वो किसी से डर रहा है। और ये लोग फिर जब आगे जाके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है ये एक ए रैंक का ट्रोल है, जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर रहा है, जिस वजह से मॉन्स्टर आगे जा रहे हैं। इसे देख के आर्या तामो को कहती है कि इस बार इसके ऊपर तुम हमला नहीं करोगे, मैं इसके ऊपर हमला करूंगी। पिछली बार यहाँ पे इनकी ताकत काफी ज्यादा थी और इसी वजह से मैं इनसे ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं इनके बराबर आ चुकी हूँ। तो तामा कहता है कि हाँ जरूर। फिर फेरी और लिली मिलके इस ट्रोल के ऊपर हमला कर देते हैं, पर उसके बावजूद इस ट्रोल को कुछ नहीं होता, वो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। जो देख के वॉल्कन इन्हें कहती कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, वो ट्रोल यहाँ पे रीजनरेट कर सकता है। और ऐसा ही होता है, वो ट्रोल रीजनरेट करने के बाद इनके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले इन दोनों को कुछ भी होता, यहाँ पे स्टेला अपनी शील्ड की मदद से इसे डिफेंड कर देती है। इसके बाद ये लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। स्टेला वॉल्कन और आर्या के साथ मिलके इस ट्रोल के ऊपर हमला कर देती है, जिससे इसे थोड़ा नुकसान भी पहुंचता है। पर स्टेला को टीम वर्क करते हुए देख तामा काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्कन कहती कि चलो इसे यहाँ पे आप खत्म कर देते हैं। आर्या कहती कि हाँ, और हम देखते हैं वो अपनी स्केट स्वॉर्ड का यूज करके इस ट्रोल के ऊपर हमला कर देती है और सिर्फ एक ही वार से यहाँ पे ये ट्रोल मारा जाता है। हम फिर देखते हैं कि जो वॉल्कन है वो स्टेला की उसकी टीम वर्क के लिए तारीफ करती है, पर स्टेला कहती है इसकी कोई बात नहीं है। इसके बाद आर्या कहती है कि हम थोड़ा और आगे देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आना कोई चीज के बारे में रिपोर्ट कर देंगे। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग हॉट स्प्रिंग के मजा ले रहे होते हैं और इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा होता है। पर तभी लिली को यहाँ पे एक बटन दिखता है, जिसे देख के ये लोग कहते हैं कि उसे प्रेस कर दो, चलो देखते हैं कि आखिरकार इससे क्या निकलेगा। और जैसे लिली उसे प्रेस करती है यहाँ से हॉट वाटर निकलने लग जाता है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और आर्या यहाँ पे तामा को अपने बलून से लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद इनका नहाना हो जाता है और स्टेला फेरी और लिली को यहाँ पे सुखाने लग जाती है और उसके साथ वो वॉल्कन से बात करने लग जाती है कि अगली बार ये लोग क्या करे। वहीं पे आर्या यहाँ तामा को बता रही होती है कि हमारी जो फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वही तामा सोच रहा होता है कि मास्टर आप जो भी करो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सीन फिर जाता है इंपीरियल कैपिटल क्रोलिल के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक सोल्जर को जो कि भागता हुआ अपने राजा के यहाँ पे आता है। राजा उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो इसे बताता है कि जिस चीज का हमें डर था वो अब यहाँ पे सच्चाई बन चुकी है, जितने भी मॉन्स्टर है वो इंसानों की टेरिटरी में आ रहे हैं। वहीं पे हमें यहाँ पे हीरो एलिशिया के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर उसे बताता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये इसे कहते हैं कि हाँ लगता है अब समय आ चुका है। और यहाँ से जो कहानी ऊटी भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का एपिसोड 8 था। आपको ये कैसा लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चाहते हो सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होप सब बढ़िया होंगे। जल्दी मैं एक बड़ी वीडियो लाने वाला हूँ, उसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होप सब बढ़िया होंगे।